हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बुगनास आईएएस एकेडमी। एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं गुजरात हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज। ठीक है, टाइमलाइन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ तक का कुछ कंटेंट पिछले कुछ लेक्चर्स में किया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जीपीएससी की कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, बीट क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, जिसमें आपको गुजरात हिस्ट्री, कल्चर एंड जियोग्राफी का पोर्शन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट में मिलेगा। ठीक है, क्लास 1 2 की अगर बात करें तो पेपर 1 में रहता है गुजरात हिस्ट्री एंड कल्चर, कलेक्टिवली 100 मार्क्स का रहता है हिस्ट्री कल्चर, जिसमें से आपका गुजरात हिस्ट्री एंड कल्चर का पोर्शन कुछ 50-60 मार्क्स का इजीली पड़ेगा। एंड जीएस पेपर 2 में रहता है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, जहाँ पे आपका गुजरात ज्योग्राफी का पोर्शन 25 to 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की चर्चा डिटेल में करेंगे। हम लोगों ने हिस्ट्री को लेकर 3 एस्पेक्ट की चर्चा वेरी फर्स्ट लेक्चर में की थी। हिस्ट्री को लेकर चर्चा की थी हम लोगों ने, उसके वेटेज की, उसके सिलेबस की और उसके सोर्सेज की। ठीक है, जिन्होंने भी ये पहला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज ये आई बटन पे क्लिक करिएगा। आपकी स्क्रीन पे एक आई बटन आया होगा, उस पर क्लिक करिएगा, जहाँ से आपको फर्स्ट लेक्चर का एक्सेस मिलेगा। तो पहला लेक्चर देख लीजिए, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने सेकंड लेक्चर से सीरीज चालू की है। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि प्री हिस्टोरिक एरा और प्रोटो हिस्टोरिक एरा, जिसको गुजराती में हम लोग बोलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काળ અને આદ્ય ऐतिहासिक काळ। प्राग ऐतिहासिक काળમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી સેકન્ડ લેક્ચરમાં પાષાણ યુગની, स्टोन एज जिसको बोला जाएगा इंग्लिश में। तो स्टोन एज की हम लोगों ने चर्चा की थी प्री हिस्टोरिक एरा वाले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 2। ठीक है, सेम वापस से आपके स्क्रीन पे एक आई बटन पॉपअप हुआ होगा, जिस पे क्लिक करोगे तो आपको सेकंड लेक्चर का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा प्राचीन पाषाण युग, मध्य पाषाण युग અને નૂતન પાષાણ યુગ, પૂરા પ્રાચીન પાષાણ યુગને પણ આપણે 3 ભાગમાં તોડ્યું હતું। ઠીક છે, કે આદિ પાષાણ યુગ, આદि પ્રાચીન પાષાણ યુગ, સોરી આદि प्राचीन पाषाण युग, मध्य प्राचीन पाषाण युग અને अंत्य प्राचीन पाषाण युग, लोअर, अपर और मिडल पेलियोलिथिक, ऐसा करके हम लोगों ने इसको बाइफरकेट किया हुआ था। फिर मेसोलिथिक के बारे में कुछ पढ़ा था, फिर नियोलिथिक के बारे में कुछ पढ़ा। ठीक है, ये डिटेल लेक्चर है जो गुजरात हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में किया गया था, देख लीजिएगा। सेम लेक्चर 3 का आई बटन लिंक पॉपअप हुआ होगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, इसको आप देखोगे तो आपको प्रोटो हिस्टोरिक एरा, दैट मीन्स आद्य ऐतिहासिक काળમાં જે અલગ અલગ ઘટનાઓ ઘટી थी गुजरात हिस्ट्री, गुजरातना इतिहासના સંદર્ભમાં, उसको लेकर आपको जानकारी मिलेगी कि आईवीसी, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु खीणनी संस्कृति। तो आईवीसी के टाइम पे गुजरात में कौन कौन से साइट्स थी, गुजरात में किस तरीके से चीजें हुई, कौन सी साइट पे क्या एविडेंसेस मिले हमको, किसने वो एविडेंसेस खोजे, कौन से साल में खोजे, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको कलेक्टिवली मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुजरात हिस्ट्री। ठीक है, बाद में हम लोगों ने एक ब्रीफ में चर्चा की थी वैदिक और लेटर वैदिक एरा की। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री अब जब भी आप पढ़ोगे तब आपको ये वैदिक और लेटर वैदिक एरा में वो सारी चीजें पढ़ने आएगी कि भाई पहले ऋग्वेद लिखा गया था, फिर ये यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह वगैरह लिखे गए थे, और उसके टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, उसके टाइम पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, जैसे सभा समिति वगैरह वगैरह। ठीक है, पर उस टाइम पीरियड में, ठीक है, जैसे अगर ये वाला पोर्शन भी आपका वीक है या फिर नहीं पढ़ा कहीं से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सेम आई बटन पे एक लिंक पॉपअप हुई होगी, जिसमें कौशल सर के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे सर ने पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज वहां से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में प्रेफर कर सकते हो। वही एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में वहां पे जब वैदिक और लेटर वैदिक एरा चल रहा था, वैदिक और लेटर वैदिक एज चल रहा था, तब गुजरात में क्या चीजें हो रही थी उसकी चर्चा मैंने लेक्चर 3 के एंड में की हुई है। ठीक है, दैट मीन्स लेक्चर 3 आपका कंटेन करता है प्रोटो हिस्टोरिक एरा, आद्य ऐतिहासिक काल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुजरात हिस्ट्री, के भाई गुजरात में क्या हुआ था आईबीसी के टाइम पीरियड पे, और गुजरात में क्या हुआ था वैदिक और लेटर वैदिक के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो यहाँ तक की डिटेल में चर्चा हम लोगों ने ये 3 से 4 लेक्चर में की हुई है। प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, प्राग ऐतिहासिक काળ અને આદ્ય ऐतिहासिक काળ, બધાના ટાઈમ પીરિયડ અહીંયા સમયરેખા પર મેન્શન કર્યા છે કે 5 લાખ ઈસવીસન પૂર્વે 5 લાખ થી ચાલુ થાય છે, પછી કંઈક 6000 ઈસવીસન પૂર્વે પર આવે છે, 1000 પર, વગેરે વગેરે। ઠીક છે, અહીંયા તમને એક પ્રોપર ટાઈમલાઈન, પ્રોપર સમયરેખાથી બધી ઘટનાની जानकारी મળી રહેશે। ठीक है, चलिए तो फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में अब प्रॉपर हिस्टोरिक एरा से। जैसे मैंने एक बेसिक बाइफर्केशन आपको बताया हुआ था। ठीक है, बेसिक बाइफर्केशन क्या था कि
प्री हिस्टोरिक एरा किसको बोला जाएगा, जो बहुत पहले का टाइम पीरियड है, जिसके एविडेंसेस हमको मोस्टली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में मिले हुए हैं, ठीक है, कि कुछ हड्डियां मिली हुई है, ठीक है, कुछ रिमेन्स मिले हुए हैं, फॉसिल्स मिले हुए हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हिस्ट्री पढ़ा जाएगा दैट मीन्स इट इज अ प्री हिस्टोरिक एरा। प्रोटो हिस्टोरिक एरा मतलब क्या, कि हाँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिले ही हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर थोड़ा बहुत यहाँ की लिखावट भी मिली हुई है, ठीक है, कुछ स्क्रिप्चर्स मिले हुए हैं, कुछ पोएम्स मिली हुई है, ठीक है, कुछ मुंह जबानी एक से दूसरे तक ट्रांसफर हुई बातें हैं, तो वो अपना टाइम पीरियड होता है प्रोटो हिस्टोरिक एरा। और हिस्टोरिक एरा उसका मतलब क्या, जहां से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में हमको हिस्ट्री के सारे इवेंट्स मिलेगी, कि हाँ भाई पहले ये किंग आए थे जिनके टाइम पे ये सारी चीजें हुई, उसके बाद ये आए इनके टाइम पे ये सारी चीजें हुई, इनके टाइम पे ये आए इनके टाइम पे ये सारी चीजें हुई, मतलब जहां से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आपको हिस्ट्री मिली, दैट इज हिस्टोरिक एरा। अब ये हिस्टोरिक एरा हमको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना हो तो इंडियन हिस्ट्री से पढ़ सकते हो, जैसे मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन के लेक्चर सीरीज है, बहुत ही एक्सप्लिसिटली समझाया हुआ है वहां पे। गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग ये हिस्टोरिक एरा पढ़ेंगे तब थोड़ा बहुत डेफर करेगी चीजें, ऐसा ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में अगर एक्स वाई जेड किंग आए होंगे तो हो सकता है कि ये तीन किंग की सीरीज में एक्स ने गुजरात में रूल किया हो, वाई का गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में कोई कोई लेना देना ना हो, ठीक है ना, उसने डायरेक्टली गुजरात में रूल किया हो, उसने इनडायरेक्टली भी गुजरात में रूल नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ वापस ऐसा हो सकता है कि भाई जेड ने गुजरात में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जैसे उसके सूबा हुआ करते थे, ठीक है, उनके जनरल्स या फिर गवर्नर्स हुआ करते थे, तो उनके थ्रू उसने गुजरात में रूल किया हो, तो ये वाला वेरिएशन आपको इंडिया और गुजरात में मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मतलब हिस्टोरिक एरा में आपकी टाइमलाइन थोड़ी वेरी करेगी गुजरात और इंडिया में, दैट इज ऑब्वियस ऐसा, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, इसलिए पैरेलली आपको एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की भी टाइमलाइन ध्यान में होनी चाहिए। हाँ ब्रीफ में तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, पर आपको एक्सप्लिसिटली वहां पे ध्यान में होनी चाहिए, हाँ भाई इंडिया में ये हुआ था तो गुजरात में ये हुआ या फिर नहीं हुआ, वॉट एवर बी इट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर रखिएगा, प्री हिस्टोरी और प्रोटो हिस्टोरी हमारा खत्म हुआ, ठीक है। आज से हम लोग चालू करेंगे हिस्टोरी वगैरह, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि भाई अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर ऐसा है कि एंशिएंट गुजरात के सारे क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेंगे, ऐसा ठीक है, कि इतना इतना जब भी खत्म हो जाएगा वाघेला सोलंकी तक, तब पूरे सारे एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री के जितने भी पीवाईक्यूज आएंगे सारे एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, वो तोड़ तोड़ के दो तीन करने का कोई सेंस बन नहीं रहा यहाँ पे, ऐसा ठीक है, सारे साथ में कर लेंगे। हाँ टॉपिक वाइज ही करेंगे पर सारे साथ में करेंगे, जब भी एक लेक्चर लूंगा या दो लेक्चर लूंगा वो पीवाईक्यूज के, तब टॉपिक वाइज ही मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्री हिस्ट्री में इतने हुए थे, प्रोटो में इतने हुए थे, हिस्ट्री में भी मौर्यन में इतने हुए थे, क्षत्रप में इतने हुए, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उन सबको साथ में खत्म करेंगे एंशिएंट गुजरात खत्म हो जाने के बाद, ठीक है। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं। अब स्टोरी ब्रीफ में ऐसी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा स्टोरी बताता हूँ, ब्लैंक स्लाइड है। स्टोरी ब्रीफ में ऐसी है कि हम लोगों ने लास्ट में चर्चा की थी कि भाई वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, वैदिक एज और लेटर वैदिक एज की जब बात करें ना, तब उसके पहले का टाइम पीरियड था हमारा आईवीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में अगर इंडिया या फिर गुजरात स्पेसिफिक की बात करो, तो पूरे इंडिया या फिर पूरे गुजरात के एरिया में सिविलाइजेशन नहीं बसी हुई थी, दैट इज ऑब्वियस कि सिर्फ यहाँ पे इंडस रिवर थी, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के आजू बाजू ही अपनी सिविलाइजेशन बसी हुई थी। धीरे 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 हम लोग वैदिक एरा में आते गए, तो लोगों ने इसके आजू बाजू और इधर उधर बसना चालू किया होगा, ठीक है, तो मतलब सिविलाइजेशन धीरे 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 एक्सपांड हुई होगी एरिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि सिर्फ अब इंडस वैली नहीं, उसके अलावा बहुत सारी नदियां उनको मिली, यहाँ पे गंगा मिली, ठीक है, यहाँ पे नर्मदा मिली, यहाँ पे तापी मिली, नीचे गोदावरी मिली, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उन्होंने इंडिया में इधर उधर और बसना चालू किया होगा, ठीक है, जो किया था, पढ़ोगे आप वैदिक और लेटर वैदिक में, वो बसना चालू किया, तो धीरे धीरे पूरे भारत में आपको कहीं ना कहीं लोग बसे हुए इधर उधर दिखेंगे, ऐसा ठीक है। अब ऑब्वियसली वो लोग बसेंगे तो नॉर्मल सा हिस्ट्री का स्टोरी जो बोलता है कि भाई एक ग्रुप यहाँ पे बसा होगा लोगों का, एक ग्रुप यहाँ पे बसा होगा, दोनों ग्रुप में किसी दिन लड़ाई हुई होगी एरिया को लेकर, जैसे वो गविष्टि आपने पढ़ा होगा वैदिक या फिर लेटर वैदिक में, कि भाई गाय काउस उनको लेकर कुछ लड़ाई हुई थी, तो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, या तो एरिया को लेकर, या तो रिसोर्सेज को लेकर, या तो कैटल्स को लेकर, या तो पानी को लेकर, या तो खाने को लेकर, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इनमें लड़ाई होगी, इन्होंने उनका एरिया कैप्चर किया होगा, फिर इन्होंने उनका एरिया कैप्चर किया होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये ग्रुप्स इधर उधर आपके बनते गए होंगे, कब, वैदिक और लेटर वैदिक एरा, ठीक है। जब लेटर वैदिक एरा खत्म होने आया, ठीक है, जब लेटर वैदिक एरा खत्म होने आया, तब इंडिया का मैप हमको कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, कि पूरा का पूरा इंडिया ऐसे 16
मेजर ग्रुप्स में बटा हुआ था। ठीक है, अभी जस्ट एक इनफॉर्मल टर्म बोल रहा हूँ कि 16 मेजर ग्रुप्स। ठीक है, कि तब हमको इंडिया ऐसा 16 मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स तो पता नहीं कितने सारे हो सकते हैं, जिसका कोई काउंट नहीं है, जिसको हिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता। पर तब इंडिया ऐसे 16 मेजर ग्रुप्स में बटा होगा। ठीक है, कि एक ग्रुप जो ये पूरे एरिया को रूल करता होगा। ठीक है, जिसका कोई एक एक्स वाई जेड किंग होगा, जिसकी कोई एक एक्स वाई जेड कैपिटल होगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप जो इतने इंडियन रीजन को रूल कर रहा होगा, जिसका सेम कोई एक एक्स वाई जेड किंग होगा, जिसका कोई एक एक्स वाई जेड कैपिटल होगा ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा इंडिया 16 मेजर ग्रुप्स के टेरिटरीज में बटा हुआ था। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है महाजनपद। ठीक है, गुजराती में अपन એને महाजनपद જ કહેવામાં આવે છે। ठीक है, उसी को बोलते हैं 16 महाजनपद। ठीक है, अब ये सारा टाइमलाइन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये टाइमलाइन तो सारा इंडियन हिस्ट्री का है ऐसा। ठीक है, पर इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमको गुजरात हिस्ट्री तक डिराइव करना है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा था इंडिया में, तो गुजरात में क्या सिनेरियो हो रहा था। ठीक है, और ये सब चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे भले ये वाले लेक्चर में हमको 2 से 3 चीजें डिस्कस करनी है। महाजनपद के टाइम पे क्या सिनेरियो था गुजरात में, सेम महाजनपद के बाद कुछ मौर्य डायनेस्टी करके मैं आपको बताऊंगा, तब गुजरात में क्या सिनेरियो था। ठीक है, और मौर्य के बाद जिसको पोस्ट मौर्य या फिर गुजराती में જેને અનુમૌર્ય કાળ કહેવામાં આવે છે, તો અનુમૌર્ય કાળના સમયે ગુજરાતમાં શું થતું હતું। ઠીક છે, तो इन शॉर्ट ये लेक्चर में अपने को 3 कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री को पढ़ना है। पार्ट 1 विल बी कंटेन कि भाई महाजनपद के टाइम पे गुजरात हिस्ट्री का क्या सिनेरियो रहा था। ठीक है, जो भी होगा 2 5 10 चीजें करेंगे ऐसा। ठीक है, पार्ट 2 विल बी ऑफ कि भाई जब इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी थी तब गुजरात में क्या सिनेरियो था। ठीक है, और पार्ट 3 विल कंटेन कि भाई पोस्ट मौर्यन एरा અનુમૌર્ય કાળમાં ભારતમાં જ્યારે अलग अलग वस्तुओं થતી હતી ત્યારે ગુજરાતમાં શું થતું હતું, समझे। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस में, ये 3 कॉन्टेक्स्ट में हमको ये लेक्चर खत्म करना है। ठीक है, तो अभी तक के टाइमलाइन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जस्ट ए सेकंड ये पूरा लिखावट मिटा दूं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, हाँ गॉट इट। ठीक है, चलो तो टाइमलाइन के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग क्लियर होने चाहिए। हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री। गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। प्री हिस्टोरिक एरा, प्राग ऐतिहासिक काल, જેમાં આપણે પાષાણ યુગ स्टोन एज के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, अलग अलग तरीके से गुजरात की साइट्स भी हम लोगों ने वहां पे देखी। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा प्रोटो हिस्टोरिक एरा, दैट इज आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में આપણે બે વસ્તુઓ જોઈ। फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि आईबीसी के टाइम पे गुजरात में क्या हुआ था। ठीक है, आईबीसी का इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको इंडियन हिस्ट्री में देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, यहाँ पे हम लोग गुजरात हिस्ट्री कर रहे हैं। और दूसरा हम लोगों ने प्रोटो हिस्टोरिक में देखा कि वैदिक और लेटर वैदिक एरा में गुजरात में क्या चल रहा है। ठीक है, ये 2 चीज हम लोगों ने देखी। लेटर वैदिक और वैदिक और लेटर वैदिक के बाद ग्रेजुअली पूरा इंडिया 16 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हुआ, जो मैंने आपको अभी थोड़ा ब्रीफ किया। इसका डिटेलिंग आपको ऑब्वियसली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में दिखेगा। और वो टाइम पीरियड में जब इंडिया 16 महाजनपद में बटा हुआ था, तब गुजरात में क्या हो रहा था, वो वाला पोर्शन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे कि भाई जब महाजनपद इंडिया में था तब गुजरात में क्या हुआ, जब इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी था तब गुजरात में क्या हुआ, और जब इंडिया में पोस्ट मॉडर्न एरा या फिर जब फॉरेन इन्वेजन हुए थे तब गुजरात में किया हुआ। ठीक है, यहाँ तक की 3 से 4 एस्पेक्ट हम लोग खत्म करेंगे ये लेक्चर में। ठीक है, टिल यहाँ पे शक और क्षत्रप ऐसा। ठीक है, ये सारा यही सेम स्टोरी लाइन का पार्ट है इसलिए। ठीक है, मैं आपको लेक्चर्स उसी तरीके से डिवाइड करके दूंगा जहाँ पे सेम स्टोरी लाइन चल रही हो कि भाई महाजनपद से लेके मौर्य, मौर्य से लेके पोस्ट मौर्य में ही ये दोनों चीजें आ जाती है। ये फॉरेन इन्वेजन हुए थे और शक क्षत्रप का रूल चल रहा था। ठीक है, आफ्टर गुप्तास विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऐसा है। ठीक है, चलिए तो स्टोरी लाइन में हम लोग क्लियर हुए, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम दी महाजनपद। महाजनपद का टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 600 बीसीई से लेके ऑन एन एवरेज 300 बीसी तक का टाइम पीरियड माना जाता है महाजनपद का। तब इंडिया ऐसे 16 महाजनपद में बटा हुआ था। ठीक है, ये महाजनपद के टाइम पे गुजरात में 2 कॉन्टेक्स्ट करेंगे कि हरियक वंश या फिर बाकी सारी जो डायनेस्टीज है उसका गुजरात में क्या कॉन्टेक्स्ट था, और श्रीलंका के टेक्स्ट या फिर श्रीलंका के लिटरेचर में भी गुजरात को जिक्र मिला हुआ है ये टाइम पीरियड का। तो ये 2 चीज देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया, दूसरा मौर्यन एम्पायर और तीसरा पोस्ट मौर्यन एम्पायर। ठीक है, चलिए तो ये 3 कॉन्टेक्स्ट में हमको ये लेक्चर खत्म करना है। जिन्होंने भी आगे के 2 से 3 लेक्चर जितने भी हुए नहीं देखे प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, पहला लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्शन का, दूसरा लेक्चर था प्री हिस्टोरिक एरा, तीसरा लेक्चर था हमारा पोस्ट हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक एरा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको भी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री देखना हो तो प्लीज कौशल सर के ही लेक्चर सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से कवर की हुई है, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, और आज
देख लीजिएगा कि जैसे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आगे के 2 से 3 लेक्चर की पीपीटी डाल दी हुई है, ठीक है, पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में डाली हुई है, उसको डाउनलोड करके आप जिस भी तरीके से यूज करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुमरास आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल की लिंक दिखेगी, प्लीज वहां पे जाइएगा और पिछले जो भी लेक्चर्स हुए इंक्लूडिंग दिस लेक्चर वो सारी पीडीएफ आपको वहां पे अवेल हो जाएगी ऐसा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी मटेरियल अगर आपको रिक्वायर्ड रहता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा, अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ, ठीक है, तो वो मटेरियल मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद, ठीक है। महाजनपद का टाइम पीरियड 600 से लेके 300 बीसी तक था, ईस्वीसन पूर्व 600 થી ઈસવીસન પૂર્વે 300 સુધીના સમયગાળામાં ભારતમાં આ 16 महाजनपद रूल करता था, ठीक है। कौन से 16 महाजनपद थे, तो जैसे नाम फटाफट बोल देता हूँ, ठीक है, जिसका डिस्कशन यहाँ पे करना नहीं है। गांधार करके एक महाजनपद था, राजधानी थी उसकी, कैपिटल था तक्षशिला। कुरु करके था, कैपिटल था उसका इंद्रप्रस्थ। पांचाल करके था जिसका अचेत्र या फिर काम्पिलिया करके था उसका कैपिटल। कौशाला करके था, मल्ला करके था, वज्जी, अंग, मगध, काशी, असमक, शेदी, अवंती, वत्स, मत्स्य, सुरसेन और कंबोज, ये 16 महाजनपद रूल कर रहे थे 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक इंडिया में, ठीक है। अब ये 16 महाजन के टाइम पीरियड में गुजरात में कुछ था कि नहीं था, पहले वो ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। इवेंचुअली ये महाजनपद आपस में लड़ते रहे, मैंने जैसे बोला कि भाई या तो टेरिटरी को लेकर लड़ रहे होंगे, या तो रिसोर्सेज को लेकर लड़ रहे होंगे, ठीक है, या तो ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर लड़ रहे होंगे, बीट एनी पार्ट। तो जब ये लोग आपस में लड़ रहे थे तब इवेंचुअली इन सब में से एक महाजनपद ऊपर उठ के आया, विच वॉज मगध, ठीक है। मगध महाजनपद काफी ऊपर उठ गया है, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे महाजनपद को ओवर पावर कर, ठीक है। तो मगध का महाजनपद काफी बड़े एरिया में तब फैला हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। मगध का महाजनपद एंड ऑफ दिस एरा आपको बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ मिलेगा। यही मगध के महाजनपद को अलग अलग डायनेस्टी या फिर अलग अलग किंग ने रूल किया, ठीक है। यही मगध के महाजनपद को अलग अलग डायनेस्टीज या फिर अलग अलग किंग्स ने रूल किया, और यही किंग्स या फिर यही डायनेस्टीज का गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में क्या जिक्र होता है वो हम लोग देखना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे मगध की अगर बात करें तो मगध को ये 4 डायनेस्टीज ने रूल किया। फर्स्ट वॉज हरियक डायनेस्टी, हरियक वंश गुजराती में જેને કહેવાય છે। सेकंड वॉज शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश। थर्ड वॉज नंद डायनेस्टी या फिर नंद वंश, और फोर्थ वॉज अ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य काल, मौर्य वंश જેને કહેવામાં આવે છે તે, ठीक है। अब ऐसा है कि इंडिया में तो आपको ये चारों डायनेस्टी का जिक्र मिल जाएगा कि हरियक वंश, हरियक वंश का ये एक राजा था बिंबिसार करके, नाम ऑब्वियसली सबने सुना ही होगा। 453 से लेके 553 से लेके 491 बीसीई तक उन्होंने रूल किया था। तो हरियक वंश के एक राजा थे ये बिंबिसार करके। पर आपको गुजरात में ना बिंबिसार के डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूल का जिक्र मिलेगा, ना आपको शिशुनाग डायनेस्टी का कोई भी रूरल रूरल या फिर किंग का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जिक्र मिलेगा, ना आपको नंद वंश का कोई भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूल गुजरात में देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो भले मगध इंडिया में रूल कर रहा था, गुजरात में तब शायद कोई होगा या फिर नहीं भी होगा, पता नहीं हमको ऐसा, ठीक है। पर अभी तक के कोई भी सोर्सेस में हमको ये वाले टाइम पीरियड का गुजरात में कोई भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट प्रेजेंस दिखा नहीं है इन सब डायनेस्टीज का, हरियक, शिशुनाग या फिर नंद। तो गुजरात का ऑफिशियल लिखावट या फिर गुजरात का ऑफिशियल लिटरेचर हमको जो मिला हुआ है उसमें हमको डायरेक्टली मौर्यन एज से ही हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि जब इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी तब गुजरात में मौर्य ने ये किया, तब गुजरात में मौर्य ने ये सारी चीजें बनाई या फिर इन सब चीजों को लेकर चेंजेस किए वगैरह वगैरह, जो भी हमको मौर्य के बाद गुजरात का ऑफिशियल टेक्स्ट या फिर गुजरात का ऑफिशियल लिटरेचर मिल रहा है। तो इसलिए गुजरात हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ऑफिशियली हम लोग गुजरात हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट मानते हैं, ठीक है। ऑफिशियल गुजरात हिस्ट्री का स्टार्ट हम लोग यहाँ से हुआ है ऐसा मानते हैं, फ्रॉम दी मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा ब्रीफ ध्यान में रखिएगा। तो ये जो टाइम पीरियड था हरियक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इसको हम लोग कलेक्टिवली प्राग मौर्य काल बोलते हैं, प्री मौर्यन एरा, ठीक है। प्राग मौर्य काल या फिर प्री मौर्यन एरा बोलते हैं, जहाँ पे गुजरात का कोई जिक्र हमको मिल नहीं रहा ऐसा, ठीक है। चलिए पर कुछ कुछ लिटरेचर में
आपको गुजरात का कॉन्टेक्स्ट मिल जा रहा है सेम टाइम पीरियड पे ऐसा, ठीक है। तो वो कुछ कुछ लिटरेचर है वो देख लेते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्यन एरा में गुजरात का क्या कॉन्टेक्स्ट था। क्लियर हो टाइमलाइन को लेकर, ठीक है। तो ऐसा अगर कहीं आए एमसीक्यू में भी कि भाई आपको गुजरात का हिस्ट्री का स्टार्ट ऑफिशियली जहाँ पे मगध स्टार्ट हुआ था इंडिया में तब से ही मिल रहा है, तो नहीं भाई। हर्यक वंश से स्टार्ट मिल रहा है तो नहीं भाई गुजरात में, शिशुनाथ से स्टार्ट मिल रहा है तो नहीं, नंद से स्टार्ट मिल रहा है तो नहीं, ठीक है। आफ्टर ओनली एंड ओनली आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया आपको गुजरात का ऑफिशियल हिस्ट्री मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बैकएंड की स्टोरी क्लियर होना जरूरी है। तो इंडिया का ऑफिशियल हिस्टोरिक एरा स्टार्ट होता है मगध से और गुजरात का थोड़ा बाद में कुछ 100 साल बाद में स्टार्ट होता है। सॉरी, इंडिया का स्टार्ट होता है मगध से और गुजरात का स्टार्ट होता है मौर्य से, तो थोड़ा लेटर स्टार्ट मिल रहा है गुजरात हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए, पर सेम टाइम पीरियड पे जैसे महाजनपद के टाइम पीरियड में ही अलग अलग लिटरेचर से हमको गुजरात के बारे में कुछ जानने मिला है, ठीक है। जैसे कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, पर कहाँ का है वो लिटरेचर एक्चुअली है श्रीलंका का, ठीक है। ये किताबें वगैरह श्रीलंका में पढ़ी गई है, श्रीलंका में लिखी गई है या फिर श्रीलंका के बारे में कुछ बता दी है। तो ये श्रीलंकन लिटरेचर जो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट रिलीजन का टेक्स्ट है, जिनका नाम है दीपवंश या फिर महावंश, ठीक है, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीपवंश या फिर महावंश। ये दो किताबें हैं, ठीक है, जो हमको श्रीलंका के सिंहलिस कल्चर के बारे में बताती है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये आउट ऑफ नोवेयर श्रीलंका क्यों पहुंच गए, तो जोड़ता हूँ, ठीक है, डॉट्स को जोड़ता हूँ, जस्ट थोड़े फ्यू मिनट्स वेट कीजिएगा। तो श्रीलंका में जो सिन्हालिस कल्चर है, श्रीलंका की लैंग्वेज भी सिन्हालिस है, ठीक है, वहां का कल्चर भी सिन्हालिस कल्चर बोला जाता है। तो सिन्हालिस कल्चर के जो दो किताबें हैं दीपवंश और महावंश, जिसमें हमको एक दो वर्ड्स का जिक्र मिलता है। एक है राजपुत्र विजय करके एक इंसान का जिक्र मिलता है और ऐसा बोला गया है कि भाई वो लाल देश से बिलोंग करते थे, ठीक है, लाल देश से बिलोंग करते थे, ऐसा कुछ बोला गया है। अब ये पूरी स्टोरी क्या है, तो उसकी स्टोरी ये है कि अभी के गुजरात में सीहोर करके एक जगह आपने सुनी देखी बड़ी होगी, ठीक है। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि अभी के गुजरात में कहाँ पड़ता है सीहोर, ठीक है। अभी का जो सीहोर है उसको तब के टाइम मतलब कौन सा, महाजनपद के टाइम पे बोला जाता था सिंहपुर करके, ठीक है, तब उसको सिंहपुर करके बोला जाता था। सिंहपुर में सिंह भाव करके एक किंग रूल किया करते थे तब के टाइम पे। सिंहपुर में सिंह भाव करके एक किंग रूल किया करते थे तब के टाइम पे। जैसे अब देखो, अब यहाँ पे हमको नहीं पता कि ये सिंह बाहु कोई ना कोई डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कि नहीं बिलोंग करते थे। कोई ना कोई डायनेस्टी मतलब क्या, ये तीन डायनेस्टी से कांटेक्ट रखते थे नहीं कांटेक्ट रखते थे, वो हमको नहीं पता। इसलिए हम लोग मगध के कॉन्टेक्स्ट में गुजरात को कभी नहीं जोड़ते, ना हरियक से जोड़ते हैं, ना शिशुनाथ से जोड़ते हैं, ना नंद से जोड़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग मौर्य से जोड़ना चालू करते हैं। पर ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यही टाइम पीरियड में महाजनपद के टाइम पीरियड में ही हमको श्रीलंका के लिटरेचर से गुजरात का कुछ जिक्र मिला हुआ है, जिसमें एक जगह का नाम मिला, वो जगह थी सिंहपुर। हाल का मतलब अभी का जो सिंहर है वो सिंहपुर को रूल करते थे सिंह भाव करके किंग। वो सिंह भाव के जो बेटे थे जिनका नाम था ये राजपुत्र विजय करके, ठीक है, जिनका नाम था ये राजपुत्र विजय करके, ऐसा ही नाम हमको वो टेक्स्ट वो लिटरेचर में मिला हुआ है, ठीक है। अब इनको देश निकाला किया गया था कि भाई यहाँ पे कुछ पता नहीं कुछ हुआ होगा एक्स वाई जेड चीजें, उन्होंने बोला भाई गुजरात में आप नहीं रह सकते, गुजरात से निकल जाइए ऐसा, ठीक है। तो वो अपने 700 जितने लोगों को लेकर गुजरात से निकल गए, कौन, राजपुत्र विजय करके, ठीक है। 700 जितने लोगों को लेकर निकल गए गुजरात से। निकल गए तो गए कहाँ भाई, आउट ऑफ नोवेयर ये इंसान घूमता 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 गया श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, जिसको लंका द्वीप भी बोला गया, जिसको लंका द्वीप भी बोला गया है ऐसा, ठीक है। तो श्रीलंका में गए वो 700 लोग और ये किंग काइंड ऑफ जो जिनका नाम था राजपुत्र विजय, वो 700 लोगों के साथ श्रीलंका में बसे। दो टाउन वहां पे उन्होंने बसाए, ठीक है। टाउन के नाम स्पेशली याद रखिएगा, एमसीक्यू में बहुत इजीली ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। दो टाउन जिसकी में पहले का नाम था ताम्रपर्णी और दूसरे का नाम था अनुराधा ग्राम, ठीक है, सॉरी। तो दो शहर उन्होंने बसाए कहाँ पे, श्रीलंका। एक का नाम था ताम्रपर्णी और दूसरे का नाम था अनुराधा ग्राम, ठीक है। ये ताम्रपर्णी और अनुराधा ग्राम उन्होंने बसाए। श्रीलंकन गर्ल्स, ठीक है, श्रीलंकन लड़कियों के साथ उन्होंने मैरिज की, ऑब्वियसली मतलब गांव शहर बसाएंगे, फैमिलीज बसाएंगे और आगे अपना कामकाज चलाएंगे, तो उन्होंने वहां पे वहां की लड़कियों के साथ शादी ब्याह किए, ठीक है, शादी ब्याह किए और वहां पे उन्होंने सिन्हला कम्युनिटीज चालू की ऐसा करके, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमको गुजरात का जिक्र यहाँ मिलता है कि भाई गुजरात के सीहोर या फिर गुजरात के सिंहपुर से बिलोंग करते थे, ठीक है। गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, हम लोग श्रीलंका को भी तब सिंहल द्वीप के नाम से जानते थे, ठीक है। हम लोग गुजरातीज गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में
तब के टाइम पे श्रीलंका को सिंहल द्वीप करके जानते थे ऐसा, ठीक है। और उस ये स्टोरी को लेकर के, हाँ भाई, गुजरात के सिंहपुर से एक लड़का गया जिनका नाम था राजपुत्र विजय, अपने 700 लोगों को लेकर गया श्रीलंका में, वहां पे 2 नगर बसाए, ताम्रपर्णी एक का नाम था और दूसरे का नाम था अनुराधा ग्राम। वहां जाके पूरे फैमिलीज बसाए, श्रीलंकन लड़कियों के साथ उन्होंने शादी भी करके प्रॉपर सेटल होकर फैमिलीज बसाए, ठीक है। और वहां पर अपना रूल चालू किया, जो भी होगा मगर वहां भी जो भी किया होगा, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में गुजराती में एक कहावत, ठीक है, फेमस है, जिसको बोला जाता है लंकानी लाड़ी अने घोघानो वर, ठीक है, लंकानी लाड़ी अने घोघानो वर। लंका दैट मीन्स ऑब्वियसली श्रीलंका, और घोघा अभी पड़ता है आपके भावनगर में। दहेज घोघा फेरी सुना होगा, ठीक है। तो घोघा हमारा पड़े છે ભાવનગર। દહેજ દહેજ પડે છે ભરૂચમાં અને દહેજથી અમારી પેલી ફેરી સર્વિસ જાય છે ઘોઘા ભાવનગર સુધી, ठीक है। तो इसलिए गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में ये कहावत फेमस है, लंकानी लाड़ी और घोघानो वर। तो ये कुछ क्या बोलते हैं, ये कुछ टेक्स्ट या फिर ये कुछ लिटरेचर में हमको गुजरात का कुछ कुछ जिक्र मिलता है कि हाँ भाई ये टाइम पीरियड में गुजरात में ऐसे ऐसी कुछ चीजें चल रही होगी, हाँ। तो इतना ब्रीफ में ही याद रखेंगे, इसकी डिटेलिंग में ज्यादा जाएंगे नहीं। सेकंड एस्पेक्ट इज, दूसरा एक टेक्स्ट है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। इसका नाम सब लोगों ने सुना होगा, अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तसल्ली से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा भाई, हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका हिस्ट्री आता है, इसमें से 25 से 30 आपको इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे और 20 जितने आपको गुजरात हिस्ट्री मिलेंगे, तो पूरा 50 मार्क्स का हिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी करके एक लिटरेचर था, ठीक है। किन्होंने लिखा था, तो पाणिनि करके एक इंसान थे, ठीक है, पाणिनि करके एक इंसान थे, उन्होंने लिखा था। किसको लेकर था ये टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट था संस्कृत ग्रामर को लेकर, ठीक है, संस्कृत ग्रामर को लेकर ये टेक्स्ट लिखा गया था। इन्होंने लिखा था पाणिनि ने। नाम क्या था टेक्स्ट का, अष्टाध्यायी। 8 चैप्टर्स उसमें थे, दैट्स व्हाई द नेम इज अष्टाध्यायी। तो ये 8 चैप्टर में उन्होंने संस्कृत ग्रामर को लेकर बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन किया हुआ था कि भाई अलग अलग ग्रामर के, नहीं नहीं तो जैसे बोला जाता है कि भाई 2 से 5,000 जितने ग्रामर के रूल्स वहां पे मेंशन किए थे। अरे भाई इतने रूल्स तो हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक नहीं पढ़े हुए। तो इस रीजन से इनको भाषा विज्ञान ना पितामह गुजराती में, या फिर इंग्लिश में फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स माना जाता है। गुजराती में भाषा विज्ञान ना पितामह કહેવામાં આવે છે और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें हमको गुजरात के कुछ कुछ जगहों का जिक्र मिलता है अष्टाध्याय में। कौन सी जगह, कच्छ, आनर्त, वल्लभी, मही, ये मही रिवर जो वडोदरा के पास से गुजरती है। वल्लभी क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा आनर्त, गुजरात को ही बोलते थे कोई टाइम पीरियड में, ठीक है, जैसे लास्ट शायद मैंने इसको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे भी बोला था। और कच्छ इज कच्छ, ठीक है। तो ये 4-5 जगहों का जिक्र हमको अष्टाध्यायी में मिलता है, जो सेम टाइम पीरियड पे लिखा गया था, 5th सेंचुरी बीसी, ठीक है, 5th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड पे लिखा गया था। तो ये 2 लिटरेचर में भी हमको गुजरात का जिक्र मिलता है, ठीक है। कटिंग द स्टोरी, महाजनपद के टाइम पीरियड में गुजरात में क्या हो रहा था, ठीक है, ब्रीफ में याद रखिएगा। अब यही है, हिस्ट्री में जब पढ़ोगे ना सबसे ज्यादा उलझन होती है कि भाई डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाया कि भाई किसके बाद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो पता नहीं चलता। उस चक्कर में आधे लोग हिस्ट्री पढ़ना छोड़ देते हैं ऐसा, ठीक है। वापस से मतलब जैसे टाइमलाइन में बार बार रीटरेट करता जाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को याद रह गई हो तो बहुत बेहतर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको टाइमलाइन ही याद नहीं रहती, या फिर टाइमलाइन में ही उलझे रहते हैं। उस रीजन से हिस्ट्री में पढ़ना मजा नहीं आता, फिर चीजें लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा टाइम पीरियड हुआ महाजनपद का। ब्रीफ में एक बार फटाफट टाइमलाइन बता देता हूँ। हम लोगों ने चालू किया था प्री हिस्टोरिक एरा से, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी स्टोन एज की। स्टोन एज के बाद लोगों ने गांव शहर बसाए, तब हम लोग प्रोटो हिस्टोरी में आए, गांव शहर बसाए, तब हम लोग बसाएंगे ह्यूमन सोसाइटी, जिसको बोला जाएगा सिविलाइजेशन। तो ऐसी ही एक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज आईवीसी, ठीक है, दैट इज आईवीसी। आईवीसी इज ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન। ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિને આપણે ગુજરાતના સંદર્ભમાં જોઈ કે ભાઈ ગુજરાતમાં લોથલ કરીને શહેર વસાવ્યું હતું, ધોળાવીરા કરીને હતું, સુરકોટડા કરીને હતું, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब ये जब गांव शहर वगैरह वगैरह बसे, तब हम लोगों ने थोड़े भक्ति भाव की तरफ झुक गए। तब हम लोगों ने चालू किया था वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा, ठीक है। तब हम लोगों ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों के टाइम पीरियड में हम लोगों ने पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर देखा इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, कि सभा समिति ये था वो था वगैरह वगैरह, सॉरी। अब जब ये लोग रहने का कॉन्टेक्स्ट में एरिया को एक्सपांड करते चले गए, तब इंडिया में हर एक जगह पे लोग फैल गए, ठीक है। हर एक जगह पे लोग फैल गए, तो अलग अलग मेजर माइनर ग्रुप्स में लोग बटे।
ये मेजर माइनर ग्रुप्स को ऑफिशियली हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपद करके, ठीक है, 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद में इवेंचुअली ओवर पावर कर गया कौन सा, मगध, ठीक है, इवेंचुअली मगध सब पे ओवर पावर कर गया। ये मगध में 4 डायनेस्टीज ने रूल किया हुआ था। कौन सी 4 डायनेस्टीज, तो पहली थी हर्यक वंश, दूसरी थी शिशुनाग वंश, तीसरी थी नंद वंश। नंद वंश का सबसे आखिरी रूलर था धननंद करके, ठीक है। अगर किसी ने वो पुरानी वाली चाणक्य की सीरीज देखी होगी ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखिएगा, बढ़िया है, ठीक है। तो पुरानी वाली चाणक्य की सीरीज में ये वाला कॉन्टेक्स्ट, ये वाला टाइम पीरियड बहुत बढ़िया तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा कि भाई कैसे अंग का रूलर था, उन्होंने कैसे कोलेबोरेशन किया, कैसे ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो तब के टाइम पे मगध ने सॉरी तब के टाइम पे मगध में ये अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, हर्यक, शिशुनाग, नंद। ये तीनों डायनेस्टीज का गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में हमको कोई रिलेशन या फिर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ऑफिशियली गुजरात एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना चालू करते हैं मौर्यन एज से। पर ठीक है, टाइमलाइन समझने के लिए तो मुझे ये सारी चीजें आपको पता नहीं पड़ेगी। तो धननंद के बाद, धननंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। अब ये मौर्यन डायनेस्टीज के अलग अलग किंग ने गुजरात में कुछ कुछ चीजें की जो इसके बाद पढ़ेंगे, पर यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जनपद के टाइम पीरियड तक गुजरात में क्या क्या चीजें हुई। तो ये 3 डायनेस्टीज में तो कुछ नहीं हुआ, तो वहां हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, पर ये महाजनपद के टाइम पीरियड में ही 2-3 किताबें लिखी गई थी जिसमें हमको गुजरात के कुछ एरिया या फिर गुजरात के कुछ लोगों का जिक्र मिल रहा है। फर्स्ट किताब वॉज वो दीपवंश और महावंश। किनकी किताब है तो एक्चुअली श्रीलंकन लिटरेचर, ठीक है। और फास्ट फॉर्मेट में स्टोरी बता और रिवाइज ही करा रहा हूँ, अगर आगे हम लोगों ने कर लिया। हाँ, तो फर्स्ट बुक वाज श्रीलंकन लिटरेचर, दीपवंश और महावंश करके है, ठीक है। पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। वो तीनों कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा, बुद्धिस्ट किताबें हैं, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, और कहाँ से बिलोंग करती है, श्रीलंकन कल्चर या फिर सिंहलीज कल्चर के बारे में बता दी है। पर इन सब में हमको गुजरात के एक लड़के की स्टोरी मिली कि भाई गुजरात का एक लड़का 700 लोगों को लेकर यहाँ से निकला, ठीक है। जो भी नाम था, नाम क्या था यहाँ पे, ये रहा, राजपुत्र विजय करके। वो लड़का यहाँ से निकला, सीहोर से बिलोंग करता था। सीहोर कहाँ पड़ता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वो लोग यहाँ से निकल के गए, वहां पे 2 गांव बसाए, ताम्रपर्णी और अनुराधा ग्राम, कहाँ पे, श्रीलंका में। और उनके कल्चर में हम लोगों को ये पढ़ने मिलता है कि हाँ भाई ये यहाँ से बिलोंग करता था, तो ऐसा ऐसा कुछ था। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमको गुजरात में एक कहावत मिलती है जिसको बोला जाता है लंका नी लाड़ी है घोखानो वन, ठीक है। तो यहाँ तक का हमको गुजरात में जिक्र मिलता है महाजनपद के टाइम पीरियड में। यही टाइम पीरियड में एक दूसरी एक किताब लिखी गई थी यहीं पे इंडिया में। किताब का नाम था अष्टाध्यायी, किन्होंने लिखी हुई थी, पाणिनि करके थे, उन्होंने लिखी हुई थी। किस पे है ये किताब, तो ये किताब है संस्कृत ग्रामर के बारे में हमको चीजें बताती है। अब इन सब चीजों के चक्कर में हमको वहां पे 2-4 जगहों का नाम मिल रहा है जो गुजरात से बिलोंग करती है। फर्स्ट इज कच्छ, सेकंड इज आनर्द, थर्ड इज वल्लभी और फोर्थ इज मही। ये 4 जगहों के बारे में हमको जानने मिलता है, अष्टाध्यायी से पाणिनि ने लिखी हुई थी, और ये चारों जगह बिलोंग करती है गुजरात को। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक एरा, महाजनपद तक के टाइम पीरियड में गुजरात में क्या क्या चीजें किस तरीके से हुई थी, ठीक है। क्लियर हो, इसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, ठीक है, वो थोड़ा आप अपने एंड में भी देखते रहेगा और मैं भी आपको करूँ, ठीक है। चलिए, तो स्टोरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कि भाई मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर कहाँ से बना, कैसे बना, ऑब्वियसली इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, पर मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जब नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी मगध को, ठीक है, नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी मगध को, वही नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था धननंद, ठीक है, धन नंद करके था। ये धननंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य या फिर कौटिल्य, तो इन्होंने धननंद को हरा के ऑफिशियली मौर्यन डायनेस्टी का रूल चालू किया मगध में ही, ठीक है। मगध का एरिया ही बहुत बड़ा था, गुजरात तक फैला हुआ, सॉरी जस्ट। तो अब ये मौर्यन डायनेस्टी के कौन कौन से ऐसे किंग थे जिनका रूल गुजरात में हुआ होगा या फिर नहीं हुआ, ठीक है। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई वही लिखा हुआ है कि भाई मगध में धननंद करके था, नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर, उसको डिफीट करके, उसको हरा के मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना रूल चालू किया मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। अब ये मौर्यन डायनेस्टी में ये कुछ 6-7 किंग के बारे में है, होंगे बहुत सारे, ठीक है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर गुजरात का कॉन्टेक्स्ट में हमको कुछ कुछ इनके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे से फर्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड इज बिंदुसार, थर्ड
सम्राट अशोक, किंग अशोक, फोर्थ इज कृणाल, फिफ्थ इज संप्रीति। इनके बीच में भी छोटे छोटे बहुत सारे किंग है ऐसा, ठीक है, पर गुजरात में उनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। और सिक्स्थ इज बृहदत्त। ये छह में भी बहुत ही कम लोगों का गुजरात में आपको कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट मिले, ठीक है। चलिए, तो यही छह सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे, या फिर यही छह में से जितने भी काम के होंगे उनकी सीक्वेंस में देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी चंद्रगुप्त मौर्य, कि इनके टाइम पीरियड में गुजरात में क्या हुआ, बिंदुसार के टाइम पीरियड में कुछ नहीं हुआ, चल जाएगा। सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में बहुत बहुत सारी चीजें हुई गुजरात में, ठीक है। कृणाल के टाइम पीरियड में उतना कुछ नहीं हुआ। इसके टाइम पीरियड में संप्रीति, यानी कि कृणाल का बेटा, कृणाल किन का बेटा, सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक किन के बेटे थे, बिंदुसार के, ठीक है। तो ये ऑब्वियस टाइम लाइन आपको ध्यान में होगी ही होगी, ठीक है। तो संप्रीति के टाइम पीरियड में गुजरात में बहुत सी माइनर सी चीजें हुई, और ऐसा करते 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 अलग अलग मौर्यन किंग जो एंड होते हैं बृहदत्त पे, ठीक है। बृहदत्त लास्ट मौर्यन रूलर था। इनको हरा के गुप्ताज ने अपना डेरा डाला था, ठीक है। ये देखेंगे, ये टाइम पीरियड आराम से देखेंगे। चलिए, अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्यन एरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुजरात हिस्ट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम द चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्यन डायनेस्टी को रूल कर रहे थे मगध से, ठीक है, तब पूरा का पूरा मगध एम्पायर, ठीक है, पूरा मगध एम्पायर अलग 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 छोटे बड़े टेरिटरीज में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे अभी अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो अभी इंडिया अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं। जैसे इंडिया को तो रूल कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कॉन्टेक्चुअली बता रहा हूँ, इंडिया को जैसे रूल करता है प्राइम मिनिस्टर, तो हर एक स्टेट में थोड़ी प्राइम मिनिस्टर काम करने जाएंगे, नहीं भाई, हर एक स्टेट में अपना चीफ मिनिस्टर रख लेंगे ऐसा, ठीक है। अपना मतलब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर भी पूरा स्टेट नहीं संभालते, चीफ मिनिस्टर अलग अलग जिलों में या तो मेयर या तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रूल करने के लिए देते हैं। तो उसी तरीके से जब मगध को मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही होगी, तब पूरे के पूरे मगध को सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी देखने जाएंगे, दैट वाज ऑब्वियस, ठीक है। तो पूरे मगध डायनेस्टीज को अलग अलग टेरिटरी में तोड़ा गया होगा, ऑब्वियसली, जिनको प्रांत बोला जाता था, ठीक है। अब ये प्रांत में गुजरात वाला एरिया, ठीक है, गुजरात वाला एरिया सौराष्ट्र या फिर सौराष्ट्र करके जाना जाता है, ठीक है। अभी हम लोग सौराष्ट्र बोल रहे हैं, तब उसको सौराष्ट्र करके बोला, सौराष्ट्र करके प्रांत था, मौर्यन डायनेस्टी का ही पार्ट था, मगध एम्पायर, सॉरी, मगध का ही पार्ट था ये सौराष्ट्र। हाँ, पर सौराष्ट्र को रूल करने के लिए उन्होंने कुछ एक्स वाई जेड इंसानों को रखा हुआ, जिनको सूबा बोला जाता है, ठीक है। सूबा अपॉइंट किया जाता है ये टेरिटरी मेंटेन करने के लिए, मतलब बिहाफ ऑफ मौर्यन डायनेस्टी ऐसा, ठीक है। अब ये सौराष्ट्र करके जो प्रांत था मौर्यन डायनेस्टी का, उनका कैपिटल था गिरिनगर, ठीक है। उनका कैपिटल था गिरिनगर। गिरिनगर कौन सी जगह है भाई, तो गिरिनगर आज का जो गिरनार पहाड़ है, ठीक है, जूनागढ़ में पड़ता है ये। जाना कभी, बहुत बढ़िया सी जगह है ऐसा, ठीक है। तो गिरनार जो आज का है वही था तब के टाइम का गिरिनगर ऐसा, ठीक है। या तो गिरिनगर भी बोला जाएगा, या तो फिर कोई कोई एंशियंट टेक्स्ट में उसको उज्जैन के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है, उज्जैन के नाम से भी बोला जाता है। तो भाई कंफ्यूज मत होना, ये दो चार में से जो भी नाम आए, बात एक ही जगह की हो रही है। या तो गिरिनगर, गिरिनगर आएगा मौर्यन डायनेस्टी के कॉन्टेक्स्ट में, क्यों, क्योंकि गिरिनगर उनका कैपिटल हुआ करता था सौराष्ट्र का। सौराष्ट्र मौर्यन डायनेस्टी का ही एक प्रांत हुआ करता था। तो या तो गिरिनगर आए तो मौर्यन डायनेस्टी के कॉन्टेक्स्ट में, गिरनार आए तो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, और उज्जैन आए तो इन जनरल एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये गिरिनगर कैपिटल हुआ करता था। तो ये गिरिनगर या फिर ये सौराष्ट्र में किनका रूल हुआ करता था, कौन सा सूबा था मौर्यन डायनेस्टी का, तो वो सूबे का नाम है पुष्यगुप्त करके, ठीक है। पुष्यगुप्त करके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंटेड पुष्यगुप्त एज अ सूबा ऑफ सौराष्ट्र या फिर सौराष्ट्र, जो भी बोलना चाहो चलेगा, ठीक है। तो ये पुष्य पेन का ये रहा, तो पुष्यगुप्त का रूल हुआ करता था। रूल तो नहीं बोलेंगे, पुष्यगुप्त वाज अपॉइंटेड एज अ सूबा ऑफ सौराष्ट्र। तो वो यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहे थे सारी चीजों ऑन द बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब इनके टाइम पे गुजरात में क्या हुआ, एक ही चीज याद रखने लायक हुआ तो बहुत सारा होगा ऑब्वियसली, पर एक ही चीज हम लोग याद रखते हैं कि इन्होंने सुदर्शन तड़ाव बना भी हो तो हमने सुदर्शन लेक बनाया था इन्होंने, ठीक है। अब ये क्या कॉन्टेक्स्ट है सुदर्शन लेक का, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको देखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सुदर्शन लेक के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक नाम नहीं आएगा, बहुत सारे नाम आएंगे, देखते हैं धीरे धीरे। अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने सुदर्शन लेक बनाया, किन्होंने, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के सुबह थे सौराष्ट्र, सौराष्ट्र तभी के टाइम का गुजरात का टेरिटरी है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, पर बिंदुसार के टाइम पीरियड में, ठीक है, बिंदुसार के टाइम पीरियड में हमको गुजरात का कोई भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता कि ये हुआ था वो हुआ था, कुछ हमको नहीं मिलता ऐसा, ठीक है। तो बिंदुसार के टाइम पीरियड को हम लोग गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। चलिए, मूविंग अहेड,
कि भाई बिंदुसार के बेटे थे सम्राट अशोक, ठीक है, यानी गुजराती में सम्राट अशोक और इंग्लिश में एम्परर अशोक बोला जाता है ऐसा, ठीक है। तो अशोक के टाइम पीरियड में गुजरात में ऑब्वियसली कोई ना कोई सूबे का रूल हुआ होगा, ठीक है। कौन सा सूबा था तब? तो यवनराज तुषास्त्र करके नहीं था, ठीक है। ये श आधा है और ये तुषास्त्र, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड पे हमको गुजरात में काफी इधर उधर की चीजें बढ़िया सी मिलती हैं, जैसे द प्रोमिनेंट एस्पेक्ट वाज शिलालेख उनके, ठीक है। शिलालेख मतलब क्या? उनके इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, उनके इंस्क्रिप्शंस किन्होंने बनाए थे? ऑब्वियसली सम्राट अशोक। तो अशोक के ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमको मिलते हैं गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? जूनागढ़ गिरनार में, ठीक है। जूनागढ़ गिरनार, जूनागढ़ में हमको ऐसे अशोक के बहुत सारे शिलालेख या फिर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस में हमको अशोक, किंग अशोक को एज अ देवन प्रिय या फिर एज अ प्रियदर्शी मेंशन किया हुआ मिलता है, ठीक है। एज अ देवन प्रिय, कि भाई गॉड के फेवरेट थे, और एज अ प्रियदर्शी, प्रजा के भी फेवरेट थे, ऐसा करके, ठीक है। तो प्रियदर्शी या फिर देवन प्रिय, ये किंग अशोक का ही दूसरा नाम हुआ करता था, जो हमको ये इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिला। ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन ही है गिरनार गुजरात में, ठीक है। गिरनार है अपने जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे ये मिलता है, ठीक है। चलिए, इनके अलावा मतलब इसके अलावा कि देखते हैं अभी ये शिलालेख में क्या क्या किया गया है, उसको डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, पर इनके अलावा जब अशोक रूल कर रहे थे इंडिया को इन जनरल, तब ये सौराष्ट्र या फिर गुजरात में अशोक का एक सूबा था यमनराज तुषास्त्र करके, ऐसा, ठीक है। सॉरी। तो यवनराज तुषास्त्र ने क्या किया गुजरात में काम? तो उन्होंने ये जो सुदर्शन लेक बना हुआ था, तो सुदर्शन लेक से कैनाल्स बनवाई, नहर જેને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે। उसके अलावा ये लेक को थोड़ा बहुत रिनोवेट किया, थोड़ा रिपेयरिंग और रिनोवेशन का कामकाज करवाया। और इनके कामकाज को देखते हुए, ठीक है, जैसे इसके अलावा भी बहुत कामकाज किया होगा, इनके कामकाज को देखते हुए सुदर्शन लेक के अराउंड, ठीक है, सुदर्शन लेक के अराउंड 14 ऐसे स्कल्पचर बनाए गए रिलीजियस, ठीक है। इनको कामकाज को देखते हुए 14 ऐसे रिलीजियस स्कल्पचर बनाए हुए। किन्होंने बनाए? वो बना है अशोक ने, पर किसके कॉन्टेक्स्ट में? वो बनाए हुए तुषास्त्र के कोमेमोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ भाई, ये बंदा बहुत अच्छा काम करके गया था, तो इसको कोमेमोरेट करने के लिए ऐसा 14 स्कल्पचर बने हैं। वहां पे कुछ ना कुछ लिख के गए होंगे कि हाँ भाई इन्होंने ये अच्छा काम किया हुआ था, वगैरह वगैरह वगैरह। पर अशोक के टाइम पीरियड में गुजरात में ये कुछ दो चार चीजें हुई जो बहुत मेजर कॉन्टेक्स्ट में है। सुदर्शन लेक मेजर कॉन्टेक्स्ट में इसलिए है क्योंकि वहां पे दो चार किंग का नाम हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ऐसा, ठीक है। तो सुदर्शन लेक ऑलरेडी पुष्यगुप्त ने बनाया हुआ था, जिसको रिनोवेट और रिस्ट्रक्चर कराने का काम किया ये तुषास्त्र ने। उसके अलावा ये सुदर्शन लेक से उन्होंने कैनाल बनवाने का काम किया, ये दूसरा हुआ। यही सुदर्शन लेक के सराउंडिंग मतलब पेरीफेरी पे 14 ऐसे रिलीजियस स्कल्पचर बनवाए किसने? किंग अशोक ने, तुषास्त्र के कोमेमोरेशन में, उसकी यादगिरी में बनवाए, ठीक है। तो ये हुआ ये वाला एस्पेक्ट तुषास्त्र का। और उसके अलावा इटसेल्फ सम्राट अशोक या फिर एम्परर अशोक ने गिरनार, जूनागढ़, गुजरात में अपने शिलालेख बनवाए हुए। शिलालेख दैट इज स्टोन इंस्क्रिप्शन, कि भाई पत्थर है, पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखवाते हैं, काव करवाते हैं, ठीक है, लिखावट करवाते हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शंस। तो ये बहुत सारी चीजें हमको देखने मिलती है अशोक के टाइम पीरियड में गुजरात में, ऐसा, ठीक है। इसमें सुदर्शन लेक भी डिटेल में देखेंगे बाद में, थोड़ा ही बाद में। और इसके अलावा ये इंस्क्रिप्शन को तो बाकायदे डिटेल में देखना है कि भाई क्या लिखा था, कैसे लिखा था, क्यों लिखा था, क्या डिराइव होता है वो इंस्क्रिप्शन से हमको, ऐसा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला एस्पेक्ट था आपका गुजरात के टाइम पीरियड में अशोक। पहला वाला था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें था पुष्यगुप्त, बिंदुसार के टाइम पे कुछ नहीं हुआ। सेकंड इज अशोक, अशोक के टाइम पे तुषार, इन्होंने कुछ कुछ गुजरात में किया, ऐसा, ठीक है। अशोक के बेटे थे संप्रति करके, ठीक है। अशोक के बेटे नहीं, सॉरी, अशोक के बेटे थे कुणाल करके, और कुणाल के बेटे थे संप्रति करके, ठीक है। तो ध्यान रखना, अशोक के बेटे थे कुणाल और कुणाल के बेटे थे संप्रति करके, ऐसा, ठीक है। पर कुणाल के टाइम पीरियड में भी गुजरात में ऐसा कुछ बड़ा चेंजेस हमको नहीं दिखा। अब ये मगध डायनेस्टी को रूल कर रहे होंगे, मौर्य डायनेस्टी, सॉरी, मगध रीजन को रूल कर रहे होंगे, मौर्य डायनेस्टी में रूल कर रहे होंगे। पर इनके टाइम पे गुजरात में ऐसा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ हुआ नहीं। किनके टाइम पे? कुणाल के टाइम पे, ऐसा, ठीक है। कुणाल के बेटे थे संप्रीति, ठीक है, संप्रति करके। अब संप्रति के टाइम पीरियड में संप्रति उज्जैनी के किंग हुआ करते थे, ऐसा, ठीक है। उन्होंने अपना रूल वापस से सौराष्ट्र तक एक्सटेंड किया। अब आप बोलोगे कि यहाँ तक तो रूल था ही ना, पर ऐसा नहीं होता भाई। मगध एम्पायर जो इतना बड़ा है, तो कभी कभार ऐसा हुआ कि जैसे अशोक के टाइम पे गुजरात मौर्यन एम्पायर में हुआ करता था, फिर ऐसा हुआ कि लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी ने इतना एरिया कैप्चर कर लिया होगा, तो भाई थोड़ा चला गया गुजरात, वापस से लिया। तो ये एरिया एड और सब्सट्रैक्ट होते रहते हैं उनके एम्पायर के टेरिटरी में, ऑब्वियस, ठीक है। तो संप्रीति ने वापस से, ठीक है, अपना रूल सौराष्ट्र तक एक्सटेंड किया, ऐसा, ठीक है। भले 9 से 10 साल ही संप्रीति का रूल रहा इंडिया में,
पर ये 910 साल में गुजरात में काफी कॉन्टेक्स्ट उनके मिल जाते हैं ऐसा, ठीक है। कैसे? गुजरात में बहुत सारी जगहों पे जैन श्राइन्स है, ठीक है, जैन श्राइन्स, जैन टेम्पल्स ऐसा समझ लो, जैन श्राइन्स है। वो जैन श्राइन्स ये संप्रति ने बनवाए थे ऐसा माना जाता है। भाई क्यों ऐसा माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है कि गिरनार पहाड़ जो है, गिरनार पर्वत जो है, गिरनार पर्वत में अलग अलग टूंक है। टूंक मतलब क्या? अलग अलग ऐसी चोटियां है, ठीक है। ये पहली टूंक, ये दूसरी टूंक, ये तीसरी टूंक, ऐसे अलग अलग चोटी है ऐसा, ठीक है, या फिर अलग अलग जगह है। ये टूंक्स में से एक का नाम संप्रति टूंक रखा गया है, ठीक है, ऐसा ही उसको तब से बोलते आ रहे हैं। एक का नाम है संप्रति टूंक। ये संप्रति टूंक पे, सॉरी, ये संप्रति टूंक संप्रति के नाम से ही लिखी गई थी। द रीजन इज, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जैन श्राइन्स बनवाए हुए थे, और प्रॉपर यहाँ पे जैन देरासर तो बाद में बना था सोलंकी एरा में, पर यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े जैन श्राइन्स बनवाए थे उन्होंने, ठीक है। तो संप्रति 910 साल का टाइम पीरियड रहा, पर जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में उनका बड़ा योगदान रहा, ठीक है। जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जब भी योगदान रहेगा तब गुजरात की जिक्र आएगा। तो गुजरात में संप्रति टूंक गिरनार पहाड़ पे है, वहां पे जैन श्राइन्स बने हुए हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे गुजरात में जिनालयस या फिर जैन श्राइन्स बनवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड एस्पेक्ट हुआ गुजरात हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट में संप्रति। संप्रति के बाद सच बृहदत्त तक गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में कोई कोई मौर्यन किंग नहीं आया। बृहदत्त वाज द लास्ट मौर्यन किंग, वहां तक गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में कोई नहीं आया था ऐसा, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने 4-5 किंग किए मौर्यन डायनेस्टी के, और वो 4-5 किंग के टाइम पे गुजरात में क्या हुआ था वो हम लोगों ने ब्रीफ में देखा, ठीक है। अब इसमें से एक दो चीजें जो डिटेल में करने लायक है। फर्स्ट इज सुदर्शन लेक, उसमें क्या 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 क्यों कैसे, और दूसरा इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो सुदर्शन लेक का पहला जिक्र हमको कहाँ मिलता है सबसे पहली बार? तो ये अभी थोड़े टाइम बाद महाक्षत्रप रुद्र दमन करके एक चीज हम लोग करेंगे ऐसा, ठीक है। तो उनके टेक्स्ट या फिर उनकी किताबों में हमको पहली बार ऐसा जानने मिला कि हाँ भाई, ये पुष्यगुप्त करके जो बंदा था, उन्होंने, ठीक है, वो कौन था? राष्ट्रीय था, गवर्नर था मौर्यन एम्पायर का। उन्होंने, सॉरी, उन्होंने वहां पे सुदर्शन लेक करके बनाया ऐसा लिखा गया था। तो सबसे फर्स्ट पुष्यगुप्त ने सुदर्शन लेक बनवाया, ठीक है। रुद्रदमन ने उसको रिपेयर कराया, और स्कंदगुप्त ने वापस से उसको दूसरी बार पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया तोड़ के ऐसा, ठीक है। और इन बिटवीन यहाँ पे दूसरा भी एक नाम आएगा, वो तुषार। तो तुषार ने यहाँ से थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का कामकाज करवाया, और यहाँ से कैनाल निकल पाई थी। तो सुदर्शन लेक को लेकर 4 चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। पहला मैंने पूछा था आपको सीहोर कहाँ पे पड़ता है। दूसरा, आप मुझे खोज के बताओगे कि सुदर्शन लेक अभी के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे पड़ता है गुजरात में, ठीक है, कौन से जिले में पड़ता है। कमेंट सेक्शन में आप ये चीज मुझे बताओगे ऐसा, ठीक है। खुद से करो कुछ, तो जानबूझ के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लैब्स रखूंगा यहाँ पे, खोजोगे आप, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, ठीक है, चलिए। तो ये सुदर्शन लेक थोड़ा ध्यान में रखना। 4 नाम इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान में होने चाहिए। पुष्यगुप्त ने ये बनाया हुआ था, मौर्यन डायनेस्टी का ही सूबा या फिर राष्ट्रीय हुआ करता था। दूसरा, तुषार से मौर्य के टाइम पीरियड में ही ये सूबा हुआ करता था, जिन्होंने कैनाल्स निकलवाई और थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करवाया, प्रॉपर रिपेयरिंग करवाया रुद्रदमन ने, ठीक है। तो उनका टाइम पीरियड भी बहुत लंबा था, इसलिए रुद्रदमन का नाम पहले, मतलब ज्यादा उसमें आता है लिखावट में, सुदर्शन लेक के कॉन्टेक्स्ट में। पर उन्होंने मेजर रिपेयरिंग करवाया था, और पूरा तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करवाया वापस से। स्कंदगुप्त, गुप्त डायनेस्टी के किंग होंगे तब करेंगे गुप्त डायनेस्टी इसके नेक्स्ट लेक्चर में से, ठीक है। तो ये हुआ सुदर्शन लेक के बारे में। और ये है इंस्क्रिप्शंस कि जे अशोकना शिलालेख था, अशोकना જે શિલાલેખ હતા ક્યાંથી મળી આવ્યા છે આ શિલાલેખ? તો આ શિલાલેખ તમને જુનાગઢમાં જશો ને, તો જુનાગઢમાં એક જગ્યા છે જેને કહેવાય છે ઉપરકોટ, ઉપરકોટનો કિલ્લો કહેવાય છે। ये सब किल्ले विल्ले अपन गुजरात कल्चर में करेंगे, ठीक है। तो જુનાગઢમાં આ જે ઉપરકોટનો કિલ્લો છે, એ ઉપરકોટના કિલ્લામાં તમને આ અશોકના શિલાલેખ જોવા મળે છે। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, जैसे देखोगे ना तो ये दीवार पे दिख रहा है ना, काफी बड़ा, मतलब काफी बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये इंस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं कि ये शिलालेख जो अशोक ने लिखवाए थे यहाँ पे गुजरात में स्पेशली, तो उसमें क्या क्यों कैसे किस तरीके से है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अशोक के ये शिलालेख। बेसिक फैक्ट्स ये है कि ये जो अशोक के शिलालेख थे, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस ये होता है कि भाई एक स्क्रिप्ट में बहुत सारी लैंग्वेज आ सकती है,
ठीक है, एक स्क्रिप्ट एक बेस देता है लैंग्वेज को फ्लरिश होने के लिए, ठीक है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं ये सारे के सारे शिलालेख या फिर इंस्क्रिप्शंस, अशोकन इंस्क्रिप्शंस। नहीं नहीं तो ये 12 फीट जितना बड़ा है, ठीक है, मतलब काफी बड़ा होता है 12 फीट, मतलब आप जो जगह पे बैठे होंगे, ठीक है, अगर आपका रूम वो है तो वो भी आज से आपका 7 से 8 या 9 फीट का होगा, उससे भी बड़ा। तो काफी 12 फीट ऊंचा ये इंस्क्रिप्शन है, ऐसा है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन जहाँ पे है ना, वहां पे हमको और दो शिलालेख मिलते हैं। ये अशोकन इंस्क्रिप्शन के नॉर्दर्न साइड पे हमको स्कंदगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, और ये अशोकन इंस्क्रिप्शन के वेस्ट साइड पे, ठीक है। कि अगर यहाँ पे यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन है, तो इसके नॉर्थ साइड पे स्कंदगुप्त का, और इनके वेस्ट साइड पे हमको महाक्षत्र रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन पत्थर पे वो लिखा हुआ मिलता है शिलालेख। तो यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पे, जूनागढ़ में। जूनागढ़ में एक ही जगह पे, ये ऊपरकोट किले में। तो अशोकन है, अशोकन के नॉर्दर्न साइड पे स्कंदगुप्त है, गुप्त डायनेस्टी में इसको पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या लिखा था। अशोक का तो अभी ही पढ़ेंगे, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले टाइटल में पढ़ेंगे कि रुद्रदमन ने उनके इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ था। चलिए, तो इस तरीके से अशोकन इंस्क्रिप्शन है, ऐसा, ठीक है। अब ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है ना, वो कुछ कुछ पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे एक ही पत्थर पे लिखी हुई है, पर कुछ कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे? तो अगर ये एक पत्थर है, नीचे रफ फिगर देख लो, तो अगर ये एक पत्थर है, तो लेफ्ट साइड 5 आर्टिकल्स अलग से लिखे हुए हैं, और राइट साइड 7 आर्टिकल्स अलग से लिखे हुए हैं, ठीक है। जस्ट सेकंड, कि अगर ये इंस्क्रिप्शन है, तो इंस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा समझ लो कि भी 12-15 डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि ये इंस्क्रिप्शन में 12-15 डिटेल्स लिखी हुई है, आर्टिकल्स इसको ऑफिशियली बोलेंगे। तो ये 12-15 आर्टिकल्स में से 5 आर्टिकल्स शिलालेख के लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं, 7 राइट साइड लिखे हुए हैं। जैसे ये फोटो देखोगे ना, वहां पे क्लियर कट ये बॉक्सेस दिख जाएंगे, दिख रहे हैं, ये बॉक्स अलग से बनाया हुआ है। यहाँ पे ये पूरा बड़ा बॉक्स अलग से बनाया हुआ है, ये बॉक्स अलग से बनाया हुआ है, यहाँ पे लाइन है, ये बॉक्स अलग है, ये रहा, ये लाइन, ये बॉक्स अलग है। तो ऐसे सॉरी, ऐसे 5 आपको लेफ्ट साइड, 7 आपको राइट साइड दिखेंगे। 7 और 5 12। 13वां आर्टिकल इनके नीचे दिख रहा है, और 14वां 14th इनके बाजू में दिख रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा करके टोटल 14 आर्टिकल्स इनके इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। किनका इंस्क्रिप्शन? अभी अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात चल रही है, जो गुजरात जूनागढ़ में है अवेलेबल। तो ये थोड़ा बेसिक फैक्ट ध्यान में रखना कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है। 12 फीट के हाइट है, एक नहीं, वहां पे 3 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। नॉर्थन सेक्शन में स्कंदगुप्ता के, वेस्टर्न सेक्शन में रुद्रदमन के, और यहाँ पे ओरिजिनली अशोकन के। अशोकन इंस्क्रिप्शन टोटल 14 आर्टिकल्स, 14 इंफॉर्मेशन का बना हुआ है। 5 इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड लिखी गई है, 7 इंफॉर्मेशन राइट साइड लिखी गई है, 7 और 5 12। 12 के बाद 13वीं नीचे लिखी गई है इन सबके, और 13वीं के जस्ट बाजू में राइट साइड उन्होंने लिखी हुई है 14th इंस्क्रिप्शन, ठीक है, 14th आर्टिकल या फिर 14th इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से 14 इंफॉर्मेशन है, अच्छा, ठीक है। किसने इसको डिकोड किया था, किसने इसको खोजा था, वो फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत पहले, मतलब सबसे पहले 1822 में कर्नल टोड, ठीक है, कर्नल टोड ने इनको खोजा था कि हाँ भाई, जूनागढ़ में ऐसी कुछ चीज है। इनको डिसाइफर किया, फिर इनको डिकोड किया। अब ये जो लिख रहा है, आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो ऑब्वियसली, मतलब ये लैंग्वेज हमको नहीं आती, ना पाली लैंग्वेज आती है, ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमको पता है, ठीक है। पर इसको डिसाइफर किया था किन्होंने? 1837 में वेरी फर्स्ट टाइम जेम्स प्रिंसेप करके एक बंदे थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट थे ऑब्वियसली, उन्होंने इनको डिसाइफर किया कि हाँ भाई, इसका मतलब ये है, ठीक है। और आफ्टर दैट 1862 में वापस से डिसाइफरिंग किया था भगवान लाल इंद्र जी ने, ठीक है, डॉक्टर भगवान लाल इंद्र जी ने थोड़े करेक्शंस के साथ और कुछ एडिशंस के साथ इनको वापस से डिसाइफर किया हुआ था। तो ये 3 नाम आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्स्ट में। कौन सा? 1822 में कर्नल टोड ने इनको खोजा था, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐसे है, अशोक के ही है, वैसा वैसा करके आर्कियोलॉजिस्ट थे ऑब्वियसली। डिसाइफर किया जेम्स प्रिंसेप ने 1837 1837 1837 માં, અને 1862 માં ડોક્ટર ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીએ આમાં થોડા ઘણા કરેક્શન્સ અને થોડા ઘણા સુધારા વધારા સાથે પાછું અને ડિસાઇફર કરીને કીધું કે હા આ ઇન્સ્ક્રિપ્શનમાં, આ શિલાલેખમાં આવી કોઈક વસ્તુઓ લખવામાં આવી છે, ठीक है। ये जो लिखावट है वो पढ़ने में या फिर वो डिकोड करने में बहुत ज्यादा हेल्प हमको मिली। ये जो अशोक के टाइम के या फिर मौर्यन टाइम पीरियड के जो कॉइन्स थे ना, वहां से हमको बहुत सारी हेल्प मिली कि हाँ भाई, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये हो सकता है, क्योंकि कॉइन्स में स्पेसिफिक चीजें लिखी जाती है, या तो ईयर लिखा जाता है, या तो कौन सा किंग था वो लिखा जाता है, या फिर वो कॉइन्स पे क्या है वो लिखा जाता है, अलग अलग चीजें ऐसा, ठीक है। तो वो कॉइन्स से हमको बहुत हेल्प मिली ये चीज को डिकोड करने में।
ठीक है। चलिए, તો હવે જોઈએ કે આ ઇન્સ્ક્રિપ્શન કે આ શિલાલેખોમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ લખવામાં આવી છે। એક્ઝેક્ટ તો યાદ રાખવાની જરૂર નથી 14 વસ્તુઓ કે 12 કે 13 વસ્તુઓ, પણ તમને કોન્ટેક્સ્ટ ખબર હોવું જોઈએ કે ભાઈ હા આવી આવી વસ્તુની કંઈક વાત કરી હતી એ શિલાલેખમાં, કે ઇન કેસ એમસીક્યુમાં આવે તો પહેલા બીજા ત્રીજા સ્ટેટમેન્ટમાંથી તમે એલિમિનેટ કરી શકો કે હા આવું તો કન્ફર્મ નહીં જ હતું અને આ તો કन्फर्म હતું, मतलब તમને પેલો ग्रे एरिया नहीं रहे। ठीक है, अगर आपको वो ग्रे एरिया ना रहे कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो कॉन्टेक्चुअली याद रखना कि इसको हाँ ओके भाई ऐसा ऐसा चीजें लिखा गया था उनके इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो क्या क्या था, पहला लिखा हुआ था ऑब्वियसली कि भाई किसी को भी एनिमल को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी सूझ समझ अशोक में कहाँ से आई बताया, जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब आप पढ़ोगे कलिंग वॉर। कलिंग वॉर, ठीक है, कलिंग वॉर पढ़ोगे, कलिंग वॉर के बाद इतनी मारा काटी देखी इन्होंने, किंग अशोक ने, सम्राट अशोक ने, कि उसके बाद वो काइंड ऑफ सुधर गए, ऐसा है। ठीक है, कि नहीं भाई अब मारा काटी जीवन में नहीं करनी, इतना लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, बहुत खराब चीजें होती है, तो ऐसा करके थोड़ा उनमें विजडम आया और ये विजडम के बाद उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसलिए ये लिखा पहला चीज कि भाई जानवरों को तो नहीं मारना चाहिए ऐसा। ठीक है, इंसानों को भी ऑब्वियसली नहीं मारना चाहिए, पर यहाँ पे स्पेशली जानवरों को लेकर लिखा हुआ था ऐसा। ठीक है, दूसरा लिखा कि हाँ भाई मैं मेरे किंगडम में दोनों तरीके का मेडिसिन मेंटेन करके रखूंगा, ह्यूमन मेडिसिन भी मेंटेन करेंगे हम लोग और एनिमल मेडिसिन भी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कैच आ सकता है आपको एमसीक्यू के स्टेटमेंट में कि क्या अशोक के इंस्क्रिप्शन में जानवरों को लेकर दवाई की बात है, तो भाई हाँ है, लिखा है बाकायदा वहां पे ऐसा। ठीक है, चलिए दूसरा लिखा था कि भाई उन्होंने लिखा था कि भाई मेरे ऑफिशियल्स, मतलब उनके सम्राट अशोक के ऑफिशियल्स इधर उधर जगह पे जाएंगे। ठीक है, और इधर उधर के रीजन में जाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे ऐसा। ठीक है, बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो यहाँ वहां जाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा था। दूसरा लिखा था, एक सलाह सूचन दिया था कि भाई माँ बाप की बात माननी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके मित्रगण है, जो भी आपके नोन्स है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो भी ये है वो सब मिला के ब्राह्मण्स को और श्रमजीवियों को दान वगैरह करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि भाई चैरिटी इन ये सर्कल में आपको करनी चाहिए कि भाई दोस्तों को कुछ जरूरत है तो भाई देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव को कुछ जरूरत है तो देना चाहिए, चैरिटी करते रहनी चाहिए। ठीक है, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग ऐसे भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ लिखा हुआ था कि भाई माँ बाप की अच्छे से सेवा करो और चैरिटी का नेचर रखो। ठीक है, उसके अलावा लिखा गया था कि जब किंग ने प्रीच करना चालू किया रिलीजन को लेकर, तब लोगों में ये धर्मांतरण या फिर कन्वर्जेशन बहुत देखा गया था। ठीक है, जैसे अलग रिलीजन अपनाया था किंग अशोक ने, वो रिलीजन को लेकर जब उन्होंने प्रीच करना चालू किया, प्रीच करना मतलब भाषण देना चालू किया, बोलना चालू किया, उपदेश देना चालू किया, तो वो उपदेश की वजह से भी लोगों में काफी कन्वर्जन देखने को मिला। वो ऑब्वियसली किंग थे, तब के टाइम पे लोग किंग को माई बाप मानते थे कि हाँ भाई जो भी है सर्वे सर्वा अपने किंगडम का, अपने राज्य का, वो किंग ही है, वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो ऐसे भी इतिहास में, हमारे इतिहास में ऐसे भी राजा हुए हैं जिन पे मतलब प्रजा आंख बंद करके भरोसा करती थी। तो ठीक है, अब किंग अलग धर्म अपना रहे हैं तो भाई अपन भी अपनाते हैं, चलो। तो ये भी चीज देखी गई है। तो अगर ऐसा भी कोई स्टेटमेंट आता है एमसीक्यू में कि हाँ भाई अशोक के किंग सॉरी अशोक के रिलीजन चेंज करने की वजह से उनकी जनता में भी ये इम्पैक्ट दिखी गई थी कि हाँ भाई वहां भी अचानक से कन्वर्जन ज्यादा देखा गया, तो हाँ भाई क्योंकि ऐसा बकायदा इंस्क्रिप्शन में शिलालेख में लिखा गया है। उसके अलावा ये प्रीच करने के लिए, धर्म का फैलावा करने के लिए महामात्रास अपॉइंट किए थे किंग अशोक ने। ये महामात्रास तो वैसे भी आपको इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ने आते हैं। ठीक है, उसके अलावा बोला कि कभी किसी को ग्रीवेंसेस हो, कभी किसी को तकलीफ हो, ठीक है, तो वो राजा के पास पिटीशन लेके कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जगह पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, ठीक है, आप किंग आपका जो भी पिटीशन या फिर जो भी अर्जी है आपकी सुनेंगे ऐसा। ठीक है, कोई ना कोई तरीके से सुनेंगे ऐसा। ठीक है, ये सुना था। उसके अलावा भले ये स्पेसिफिक धर्म उन्होंने अपनाया था किंग अशोक ने, भले लोगों में भी वो स्पेसिफिक धर्म का कन्वर्जन ज्यादा देखने को मिला था, पर फिर भी ये यहाँ पे लिख के गए हैं, काइंड ऑफ सेक्युलर नेचर लिख के गए हैं कि सारे संप्रदाय को हम लोग सेम ही तरीके से ट्रीट करेंगे, सारे संप्रदाय हर जगह बसते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने ये XYZ धर्म अपना लिया तो आपको भी करना ही है। यहाँ पे सेक्युलर सिस्टम की बात करके गए हैं किंग अशोक ऐसा। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा गया कि भाई राजा ने पिलग्रिम्स चालू की थी, बिहार में रहने लगे थे वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बुद्धिज्म अपनाया था तो बिहार में रहने का ज्यादा प्रेफर करते थे कौन, ये किंग। ठीक है, तो ये था। उसके अलावा ऐसा बोला कि जो आप संसार में रहते हो, संसार में रह के अलग अलग जो काम करते हैं उसके जो फ्रूट मिलते हैं, उसके जो फल मिलता है आपको, ठीक है, वो काइंड ऑफ नुकसानदेह है, उससे ऐसा कोई फायदा है नहीं जीवन में आपको, ऐसा उन्होंने बोला था, उन्होंने लिखा था। पर अगर आप धार्मिक कामकाज करते हो, ठीक है, रिलीजियस
ड्यूटी फुलफिल करते हो तो जो आपको फल मिलेंगे वो हमेशा आपके अच्छे के लिए होगा, ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पे बोला। ठीक है, सेम सारा एकदम रटा रटा याद नहीं रखना है, कॉन्टेक्चुअली याद रखना है ताकि आप टिक कर पाओ ऐसा। ठीक है, हाँ, इसके अलावा वो बोला था कि हाँ भाई, अगर कोई किंग धर्म का प्रचार कर रहा है, ठीक है, तो वो मतलब धर्म का प्रचार बस वो धर्म के लिए ही कर रहा है ऐसा। ठीक है, उसको लेकर उसमें कोई अपना अपना कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं खोज रहा है किंग ऐसा। ठीक है, बस वो धर्म का प्रचार कर रहा है ऐसा करके जस्टिफाई किया था कि हाँ भाई न्यूट्रल है ऐसा करके, कोई 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 पर्सनल बेनिफिट के लिए धर्म का प्रचार नहीं किया जा रहा है ऐसा। ठीक है, फिर बोला था कि भाई ये धर्मदान, ठीक है, या फिर प्रचार करना या फिर धर्म में दान देना या फिर उपदेश देना, ये सबसे बेस्ट दान है ऐसा माना जाता है कि धर्म के बारे में लोगों को समझा रहे हो, फिर वो धर्म में आप कुछ ना कुछ दान दे रहे हो, चैरिटी दे रहे हो। ठीक है, वो सबसे बेस्ट चैरिटी है ऐसा माना जाता है। ठीक है, वापस से रिटरेट किया वहां पे कि भाई ये सब होने के बावजूद भी किंग हर एक धर्म को, हर एक सेक्ट को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई छोटा या फिर कोई बड़ा, इक्वल रिस्पेक्ट ही देते हैं। हाँ, मैंने ये अपना है, ये अलग बात है ऐसा करके उन्होंने बोला था ऐसा। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में ये लिखा हुआ है कि भाई ये सारा मैंने कहाँ से सीखा, जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये सारा कलिंग युद्ध में जो ये इतना ब्रूटल लेवल पे हिंसा हुआ, वायलेंस हुआ, उसके बाद ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे कि नहीं भाई वो सब छोड़ के अब शांतिमय जीवन जिया जाए ऐसा करके। ठीक है, कुछ तो ये अशोक के 14 इंस्टीट्यूशंस में आपको ये सब धर्म की बातें पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो भी 12-15 चीजें हैं उनको कॉन्टेक्चुअली याद रखेगा, एग्जैक्ट याद रखना ऑब्वियसली जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक है, मतलब मेंस में तो आपको रेयरली ही पूछा जाएगा भाई क्या लिखा था, पूछा जाए तो भी ये आपको आराम से 14 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा अपना टाइम पीरियड हुआ मौर्यन एज का, कि भाई मौर्यन एज में तीन चीज हम लोग करेंगे कि मौर्यन एज में सबसे पहले तो महाजनपद के टाइम पे क्या हुआ यहाँ पे, वो हम लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ, बस कुछ ना कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ ना कुछ लिटरेचर में गुजरात के बारे में सीखा है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा कि भाई मौर्यन टाइम पीरियड पे क्या हुआ, तो भाई मौर्यन टाइम पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में कुछ हुआ, हाँ। बिंदुसार में कुछ नहीं हुआ, बिंदुसार के बाद जो भी वो संप्रति आए या फिर अशोक आए, सॉरी, तो अशोक के टाइम पीरियड में हुआ, पर अशोक के बाद कुणाल आए तो कुणाल में कुछ नहीं हुआ, कुणाल के बाद संप्रति आए तो हाँ उनमें कुछ माइनर चीजें हुई तो हुई। उनके बाद लास्ट किंग बृहदत्त थे मौर्यन डायनेस्टी के, वहां तक गुजरात के कॉन्टेक्ट में कुछ नहीं हुआ था ऐसा। ठीक है, तो एक ये मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बाद हम लोगों ने देखा, सॉरी, मौर्यन डायनेस्टी के बाद हम लोग अभी शिफ्ट करेंगे पोस्ट मौर्यन एरा, अनु मौर्य काળ જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે ભાઈ અનુ મૌર્ય કાળના સંદર્ભમાં ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ થઈ હતી। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने से पहले अब ऐसा है कि जब ये मौर्य रूल कर रहे थे ना, ठीक है, जो मौर्यन डायनेस्टी चल रही थी, तब मीन वाइल इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ोगे 326 ईस्वी सन पूर्व BCE 326 में अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था। वो हिंदू कुश वगैरह पार करके इधर उधर से हमारा फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो चुका था इंडिया में। 326 में अलेक्जेंडर ने ऑलरेडी इन्वेजन किया हुआ था। ठीक है, अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, कुछ रूल किया होगा, वहां से वापस चले गए वगैरह वगैरह। वो पूरी हिस्ट्री आप जैसे वापस से बोल रहा हूँ, आई बटन पॉपअप हुआ होगा, देख लीजिए। वो आई बटन पे आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे। कौशल सर ने बहुत एक्सप्लिसिटली, बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल्ड फॉर्म में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को करवाया हुआ है, तो वहां से कर लीजिए। गुजरात का मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो वो जब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि भाई अलेक्जेंडर ने यहाँ पे अटैक किया हुआ था। ठीक है, अलेक्जेंडर आए, डेरियस आए, ये हुआ वो हुआ, तो उस सबके टाइम पीरियड में इंडिया में ऑलरेडी पैरेलली फॉरेन इन्वेजन चालू हो चुके थे। सारे फॉरेन इन्वेजन तो यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, पर अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि भाई अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉरेन इन्वेजन में गुजरात का क्या सिनेरियो रहा, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे ऐसा। ठीक है, उससे पहले थोड़ा एक छोटा सा ब्रीफ कि ये जो मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी ना, मौर्यन डायनेस्टी ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि उनके अलग अलग प्रांत में अलग अलग गवर्नर या फिर सूबा हुआ करते थे। तो ऐसा ही मौर्यन डायनेस्टी में से एक ये पुष्यमित्र करके उठ के आया। ठीक है, उन्हीं का जनरल हुआ करता था, मौर्यन डायनेस्टी की आर्मी में ही उन्हीं का जनरल हुआ करता था ये पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्य मित्र। तो इवेंचुअली हुआ ऐसा था कि भाई पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र शुंग करके पूरा बोला जाता है, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य को लास्ट जो मौर्य था उनको ओवर पावर किया,
लड़ झगड़ के अपना मतलब अपने हाथ में किंगडम ले, थोड़ा बहुत एरिया ले लिया और शुंग डायनेस्टी का, शुंग वंश या फिर शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। तो हाँ, ये शुंग डायनेस्टी हमको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी आती है, बट जब ये शुंग डायनेस्टी इंडिया में रूल कर रही थी तब उनके ऐसा गुजरात में कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमको नहीं मिले हुए कि भाई गुजरात में शुंग डायनेस्टी ने आके ये किया। नहीं भाई, गुजरात में शुंग का कोई ऐसा हमको जिक्र नहीं मिल रहा है। तो ये कनेक्टिंग फीचर ध्यान में रखिएगा। यही सेम जैसे मैंने बोला कि यही पैरेलल टाइम पीरियड पे इंडिया में ये कुछ अलग अलग जगहों से अलग अलग फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे। अब ये क्या था, किस तरीके से था, किन के टाइम पे गुजरात में किया हुआ, और इस इन सब में से लास्ट में फिर कौन रह गया गुजरात में जिन्होंने ऑलमोस्ट 400 सालों तक रूल किया। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी जानेंगे और इसके बाद फिर गुजरात में आता है गुप्ता डायनेस्टी का रूल। ऐसा ठीक है। चलो, तो टाइमलाइन को लेकर क्लियर रहना। स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया और उसमें से फिर हम लोग गुजरात में शिफ्ट होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये अलग अलग जनों ने इंडिया में कुछ इन्वेजन किया था, अटैक किए हुए थे, आक्रमण किए हुए थे। ऐसा ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडो ग्रीक। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडो ग्रीक। पहले ये कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाद में फिर इसको कनेक्ट करें। से इंडो ग्रीक आए थे बैक्ट्रिया रीजन से। बैक्ट्रिया रीजन नहीं आपको ये ईरान और उसके बाद वाला रीजन पड़ता है। यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका बसता है ईरान, सॉरी अफगानिस्तान, और बाद में आपका बसता है यहाँ पे कहीं ईरान। ऐसा ठीक है। तो ईरानियन रीजन में कुछ टेरिटरी को बैक्टीरिया बोला जाता था। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया रीजन के लोगों को बैक्टीरियंस बोला गया, तो ऑफिशियली उनको बैक्टीरियंस बोलते हैं। पर हम लोग जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या फिर हमारे नजरिए से उनको जब भी बोल रहा है तब हम लोगों ने अलग अलग नाम से उनको बोला। या तो हम लोगों ने उनको बोला इंडो ग्रीक, या तो गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने बोला उनको यवन। ठीक है, गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने उनको बोला यवन। कोई भी नाम आए, एक ही ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स ने अटैक किया। ठीक है, सिकंदर का जब डेथ हुआ, वो सिकंदर वगैरह सब से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो सिकंदर का जब डेथ हुआ तब ये बैक्ट्रियंस थोड़े ओवर पावर हुए। बैक्ट्रियंस या फिर यवन या फिर इंडो ग्रीक, जो भी नाम आए सेम ही है। तो ये एरिया से ये लोग हिंदू कुश, यहाँ पे जैसे हिंदू कुश माउंटेन रेंज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज में, सॉरी, ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज को क्रॉस करके ये लोग आए, इंडिया में अटैक किया। ठीक है, स्पेशली पहले गांधार रीजन पड़ता है। महाभारत अगर क्या बोलते हैं, देखा सुना पढ़ा है, तो महाभारत में गांधारी करके एक महिला का नाम आता है। ठीक है, तो गांधारी जो रीजन से बिलोंग करते थे वो गांधार रीजन था। इसको कंदहार भी बोला जाता है। ठीक है, कंदहार, गांधार, बोधार सेम। तो गांधार रीजन को कैप्चर किया था किन्होंने, तो 183 बीसीई में। ठीक है, 183 बीसीई में डेमेट्रियस ने ये गांधार रीजन को कैप्चर किया। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़े, इंडिया के अलग अलग जगहों का कैप्चर किया था। ठीक है, ऐसा कैप्चर करके कभी कभार ये इंडो ग्रीक्स वापस चले गए, कभी कभार वहीं पे ठहरे। ऐसा ठीक है, पर इनका आना जाना लगा रहता है। आना जाना इनका लगा रहेगा ना, तो ये लोग कोई एक बंदे को टेम्परली वो जगह एडमिनिस्टर करने के लिए दे देंगे। जैसा गुप्ता, सॉरी, जैसा मौर्यास कर रहे थे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य इटसेल्फ पूरी इंडिया में या फिर पूरे मगध पे रूल करने नहीं जाएंगे, पर अलग अलग प्रांत में अपने सूबे, अपने एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अपने गवर्नर बिठा देंगे। तो काइंड ऑफ इन सब फॉरेन इन्वेडर्स का भी ऐसा ही था, क्योंकि ओरिजिनली तो लोग बिलोंग करते थे अपनी जगह से, ईरान से या फिर बैक्टीरिया से। तो अटैक करके यहाँ तक आए, जगह जीत ली, वापस चले गए, अपने कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ गए या फिर अपने कोई ना कोई सूबा छोड़ के गए। ऐसा ही इन सबके कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। ऐसा ठीक है। तो ये डेमेट्रियस आए, डेमेट्रियस ने गांधार रीजन कैप्चर किया। ठीक है, आजू बाजू के एरिया कैप्चर किया, वापस थोड़े बहुत टाइम के बाद चले गए। ऐसा ठीक है। उन्हीं की क्रोनोलॉजी में जब आगे बढ़ते जाएंगे ना, तब एक फेमस रूलर और आए जिनका नाम था मिनिंदर। ठीक है, जिनका नाम था मिनिंदर। तो भले नाम ऐसा है, पंजाबी नहीं है ये इंसान। ऐसा ठीक है, वो ऑब्वियसली बैक्टीरियन इंसान है, मिनिंदर। हाँ, तो मिनिंदर करके जो किंग आए, जिसको गुजराती में मिलिंद करके बोला जाता है। गुजरात की कोई भी किताब देखो और उसमें मिलिंद करके बोला जाता है। तो ये मिलिंदर या फिर मिलिंद आए 155 बीसी से, थोड़े साल तक इन्होंने रूल किया। इनका प्रॉपर रूल सौराष्ट्र तक फैला हुआ माना जाता है। ठीक है, इनका रूल प्रॉपर सौराष्ट्र तक फैला हुआ माना जाता है। ऐसा ठीक है। तो
ये पूरे इंडो ग्रीक इन्वेडर्स में से एक लौते ये इन्वेडर ऐसे थे, एक लौते रूलर ऐसे थे जिन्होंने गुजरात में रूल किया। ओनली इंडो ग्रीक रूलर हु रूल्ड इन गुजरात, तो ये ध्यान में रखना। गुजरात में रूल किया, सौराष्ट्र पूरा एरिया डोमिनेट किया हुआ था। तो इनके प्रूफ भी हमको कहीं ना कहीं से मिलेंगे, तो ऑब्वियसली मिलेंगे। हम हमको इनके टाइम पीरियड के कॉइन्स बहुत सारी जगहों से मिले हैं, पूरे सौराष्ट्र से मिले हुए हैं, ठीक है, और भरूच एरिया से भी मिले हुए हैं इनके टाइम के कॉइन्स। अब इनके टाइम के कॉइन्स को क्या बोला जाता है, द्रह्म करके बोला जाता है ऐसा, ठीक है, द्रह्म करके बोला जाता है। और इसी से गुजरात में ये वाला वर्ड आया दाम, ठीक है, दाम, साम दाम दंड भेद, तो दाम, दाम दैट मीन्स के मॉनिटरी पर्पस या फिर पैसों की बात होती है, तो द्रह्म से ही दाम अपभ्रंश होके आया हुआ है। तो ये द्रह्म या फिर ये कॉइन्स हमको मिले हुए भरूच से और सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र में स्पेसिफिकली हमको ये राउंड पूरे गोल सिल्वर कॉइन मिले हुए हैं ऐसा, ठीक है, सौराष्ट्र में स्पेसिफिकली हमको ऐसे गोल प्रॉपर सर्कुलर सिल्वर कॉइन मिले हुए हैं। और वो कॉइन पे एक और राजा का नाम लिखा हुआ है अपल दत्त करके, ठीक है, उस पे एक और नाम लिखा हुआ है अपल दत्त करके। अब हमको नहीं पता, ये नहीं पता कि सौराष्ट्र रीजन वाले मिनेंदर को ही अपलदत्त बोलते थे या फिर अपलदत्त वहां का मिनेंदर मिनेंदर और कोई सूबा छोड़ के गया था, वी डोंट नो। हाँ, पर ये अपलदत्त करके नाम कॉइन का हमको मिला है, जो बिलोंग करता है सेम टाइम पीरियड से, इंडो ग्रीक इन्वेजन से ही बिलोंग करता है ऐसा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिनेंदर के बारे में आपको अलग अलग चीजें पढ़ने आएगी, वो नागसेन करके पढ़ने आएगा। उसके अलावा मिलिंद पानो करके लिखा हुआ था, उसके अलावा उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सेम प्लीज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं साथ में पढ़ाना चाहूंगा ना तो भाई खत्म नहीं होगा सब्जेक्ट अपना, यहाँ पे गुजरात हिस्ट्री पे ही ध्यान देंगे। हाँ, पर मैं आपको ब्रीफ में एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ था वो मैं बताता रहूंगा, ताकि आप अगर किताब में आपने नोट्स बनाई है वहां पे या फिर वीडियो में जाके आप वो चीज को वापस से पढ़ सको और कनेक्ट कर पाओ ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये पहला बात हुआ, पहली बात हुई है इंडो ग्रीक इन्वेडर्स की, जिनको बैक्ट्रियंस भी बोला जाता है, जिनको यवंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोग आए ये ईरान वाले रीजन से। इनिशियली 183 बीसी में डेमेट्रियस करके, दमित्री कहीं पे आपको नाम मिलेगा, तो डेमेट्रियस करके बंदा था जिन्होंने गांधार रीजन कैप्चर किया और कहीं कहीं पे इंडिया में आए, बट नॉट नॉट इन गुजरात। गुजरात में कौन आए, तो एक लौते इंडो ग्रीक रूलर आए थे गुजरात में, जिनका नाम था मिलिंदर, मिलिंद जिन्हें गुजराती में कहवाय છે, જેમના નામે મિલિંદ પાનો કરીને બુક પણ લખાઈ છે। તો ये મિલિંદર या फिर મિલિંદ गुजरात में आए। ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર રિજનમાં એમનું રૂલ જોવા મળે છે, ડોમિનન્સ જોવા મળે છે। એનું પ્રૂફ આપણને ક્યાંથી મળ્યું, તો એનું પ્રૂફ આપણને મળે છે ભરૂચ અને સૌરાષ્ટ્રમાંથી મિનેન્દર ક્યાં તો મિલિંદના ટાઈમ પિરિયડના કોઇન્સ સિક્કાઓ આપણને મળે છે। એ સિક્કાઓને દ્રમ પણ કહેવાય છે, દ્રમ પરથી જ દામ કરીને વર્ડ ઉતરી આવ્યો છે અપભ્રંશ થઈને। અને આ સમયગાળામાં સૌરાષ્ટ્રમાં જે સિક્કાઓ મળ્યા છે એ પ્રોપર સર્ક્યુલર રાઉન્ડ શેપના સિલ્વર ચાંદીના સિક્કાઓ છે। અને એ ચાંદીના સિક્કા ઉપર બીજું એક રાજાનું નામ જોવા મળે છે, ધેટ ઇઝ અપલદત્ત। હવે અપલદત્ત કોણ હતા, મિનેન્દરનું જ બીજું નામ હતું કે મિનેન્દરના કોઈ શાસક કે કોઈ સુબા હતા એ આપણને જાણકારી નથી, પણ હા આ કંઈક स्टोरी આવી છે इंडो ग्रीक इन्वेडर्स की, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो ब्रीफ में फैक्ट्स है, ध्यान में रखिएगा। स्टोरी फॉर्म में इस तरीके से कोई ना कोई डायग्राम के फॉर्म में याद रखोगे ना तो इजीली याद रह जाएगा। लिखावट के फॉर्म में याद रखोगे ना कतई नहीं रहेगा ऐसा याद, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका फर्स्ट इन्वेडर इंडो ग्रीक, यवन या फिर बैक्ट्रियंस। दूसरे ऐसे थे इन्वेडर शक, जिनको बोला गया है शाकास बोल लो, शक बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। ये भी ईरानियन पीपल थे, ईरान रीजन से ही आए हुए थे। 130 बीसी में इन्होंने भी गुजरात में रूल किया हुआ था, ठीक है। देखते हैं इनका तो क्षत्रप रूल वैसे भी डिटेल में देखना है। इनके एक प्रोमिनेंट रूलर थे रुद्रदमन करके, ठीक है, पढ़ेंगे इनके बारे में क्या क्या इन्होंने क्या कैसा किया, क्योंकि डिटेल है तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। जो जो ब्रीफ शॉर्ट डिटेल्स है ना वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिए, जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना है वो बाद में करेंगे पूरा स्टोरी, ठीक है। तो दूसरे इन्वेडर थे शाकास। शाकास ईरान रीजन से ही बिलोंग करते थे, 130 बीसी से इन्होंने गुजरात में रूल किया हुआ था, ठीक है। वन ऑफ द मेजर रूलर ऑफ द शाकास डायनेस्टी इज रुद्रदमन ऐसा करके, ठीक है। रुद्रदमन 130 एडी तक गुजरात में रूल किया हुआ था ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरे टाइम पीरियड में है ना अपना पूरा टाइमलाइन चेंज हो जाता है। पहले बीसी तक काम का चल रहा था, अब जीरो आया और जीरो के बाद एडी वाला टाइम पीरियड भी आपका यहीं से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये शाकास थे। शाका में ही एक ये वर्ड आता है क्षत्रप करके ऐसा, ठीक है। अब क्षत्रप है ऐसा कि कोई अलग डायनेस्टी नहीं थी, क्षत्रप वही थे, इन सबके सूबा जो थे ना उन्हीं को क्षत्रप बोला गया था। इनके सूबा भी क्षत्रप थे। उसके अलावा ये कुषाण, ऐसे ये कुषाण आए हुए थे मंगोलिया से, ठीक है।
कैपिटल पहले उनका था पुरुषपुर, दो कैपिटल ये कुषाण के हुआ करते थे। पुरुषपुर अभी के पेशावर में पड़ता है, पेशावर इज इन पाकिस्तान, तो अभी के पेशावर में पड़ता है, ये भी इनका कैपिटल हुआ था। और दूसरा मथुरा भी इनका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, मतलब कुषाण ने इंडिया में रूल किया हुआ था ऑब्वियसली ऐसा, ठीक है। हाँ, वो कुषाण डायनेस्टीज में से एक किंग थे कनिष्क, तो कनिष्क ने थोड़े बहुत टाइम तक गुजरात में रूल किया हुआ था, तो एक लौता कुषाण किंग कनिष्क था जिन्होंने गुजरात में रूल किया हुआ था। हाँ, पर उनके बहुत सारे क्षत्रप होंगे जिनमें जिन्होंने गुजरात में रूल किया हुआ था, तो उसमें भी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है पर कि भाई बड़े टाइम तक किया हुआ था। तो एक क्षत्रप जब भी नाम आए ना, जैसे गुजरात हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो एक शक क्षत्रप एरा, शक क्षत्रप काल, तो एक क्षत्रप कौन थे, अलग से कोई ग्रुप नहीं था, यही सारे जो ग्रुप्स आए हुए थे, इंडो ग्रीक, शाकाज, कुषाण, पार्थियंस, उन्हीं सबके सुबाज हुआ करते थे जिनको इवेंचुअली क्षत्रप करके ही बुलाया जाता था ऐसा, ठीक है। चलिए, दूसरा और चौथा ग्रुप यहाँ पे आया था पार्थियंस का, जिसको गुजराती में पहलव बोलते हैं, ठीक है, पहलव या फिर पार्थियंस। एक इनको कुषाण ने ओवर पावर कर दिया था ऐसा है, ठीक है। तो ये आए थे, ये भी ईरान और सीरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है, सीरिया ईरान के भी बहुत दूर पड़ता है, यहाँ पे आपका इंडिया खत्म होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और यहाँ पे आपका पड़ता है सीरिया, ठीक है। तो ये 4-5 जगहों से, ये कुछ 4-5, हाँ, और ये कुषाण आया था मंगोलिया से, मंगोलिया आपका पड़ता है यहाँ पे इंडिया, इंडिया के ऊपर चाइना, चाइना के बीच में मंगोलिया, और फिर ऊपर पूरा रशिया, तो यहाँ पे पड़ता है मंगोलिया, तो मंगोल रीजन से कुषाण आए हुए थे, ठीक है। अब इन सब में प्रॉपर एग्जैक्ट टाइमलाइन फिगर आउट आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सारा ऑन एंड ऑफ था। तो पहले इंडो ग्रीक आए, उन्होंने रूल किया, फिर शाकास आए, उन्होंने कुछ एरिया कैप्चर किया, पर कुछ एरिया में अभी भी इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है। फिर बाद में पार्थियंस आए, तो पार्थियंस ने कुछ कैप्चर किया, कुछ वापस से तब शाकास ने ले लिया होगा, कुछ वापस से इंडो ग्रीक ने ले लिया होगा, इवेंचुअली कुषाण आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये सारा मिक्स एंड मैच खिचड़ी जैसा चीज है ऐसा, ठीक है। इन सबको पैरेलली ही याद रखो, किसी को टर्न बाय टर्न आप वैसे भी याद नहीं रख सकते ऐसा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ चीजों को रख सकते हैं, उनको वैसे ही करेंगे टर्न बाय टर्न याद, पर ऐसा कुछ हुआ था, ये सारे फॉरेन इन्वेजन हुए थे इंडिया में ये टाइम पीरियड पे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 183 बीसी से लेके 130 एडी, तो आपका जीरोथ वाला टाइमलाइन यहीं पे कवर हो जाता है ऐसा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ जीरोथ ईयर, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ईस्वी सन पूर्वे की, तो ईस्वी सन पूर्वे 183 बीसीई से स्पेसिफिकली तो 326 बीसी से फॉरेन इन्वेजन चालू हो जाता है, 326 से लेके 400 बीसी से फॉरेन इन्वेजन चालू हो जाता है। ये फॉरेन इन्वेजन होते 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 हम लोग 130 एडी तक ये फॉरेन इन्वेजन के कॉन्टेक्स्ट में ही हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि 130 एडी में शक क्षत्रप काल चालू हुआ तो गुजरात में, तो ये पूरा जोन याद रखना कि यहाँ से हम लोगों ने पूरा शिफ्ट मार गए बीसी से लेके एडी में, ईस्वी सन पूर्व थी, ईस्वी सन में आपने शिफ्ट થઈ गया, ठीक है। चलिए, ये चारों पांचों का इन्वेजन क्लियर हुआ कि इंडो ग्रीक में से एक ही रूलर था मिनेंडर या फिर मिलिंद, जिन्होंने गुजरात में रूल किया हुआ था, प्रूफ मिले हमको कॉइन्स से। दूसरा शक, शक का तो पूरा शक क्षत्रप काल चालू हुआ था, रुद्रदमन करके मेजर रूलर था जिन्होंने गुजरात में सिग्निफिकेंट टाइम तक रूल किया हुआ था और बहुत सारी चीजें की हुई थी। सॉरी सॉरी, पार्थियंस, पार्थियन का गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में कोई कामकाज नहीं है। कुशन में भी एक ही किंग था कनिष्क, जिन्होंने गुजरात में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रूल किया हुआ था, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। कुशन की दो कैपिटल हुआ करते थे, कुशन की पुरुषपुर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ पेशावर, दूसरा मथुरा, पूरा यूपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब यही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि यही स्टोरी में शाकास का क्या सिग्निफिकेंस या फिर शक क्षत्रप काल का क्या सिग्निफिकेंस था गुजरात हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने बोला कि ये चारों पांचों इन्वेडर्स के, सॉरी, ये चारों पांचों इन्वेडर्स के सूबा को ही क्षत्रप बोला गया था, ठीक है। उनके गवर्नर या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटर ही हुआ करते थे ये क्षत्रप, तो इसलिए ये कलेक्टिवली ये डायनेस्टीज या फिर एक ग्रुप को शक क्षत्रप काल के शक क्षत्रप रूल કરીને કહેવામાં આવે છે। अब ये जो क्षत्रप्स थे उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है ऐसा, ठीक है। पहला ये कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि उनकी दो ब्रांच हुआ करती थी, कि भाई नॉर्दर्न इंडिया में इनकी अलग ब्रांच देखी गई थी, उत्तरी क्षत्रप जिनको बोलते हैं, जिनका कैपिटल या फिर इनका टेरिटरी तक्षशिला और मथुरा में लोकेटेड था। जैसे ये इंडिया की मैप की बात करूं तो उत्तरी क्षेत्रप मतलब ऑब्वियसली वैसे वाले क्षेत्रप जो नॉर्दर्न एरिया में बिलोंग करते हैं, तो वहां पे तक्षशिला और मथुरा में बिलोंग करते थे, ये पूरा सेक्ट अलग था, ये पूरा ब्रांच अलग था क्षेत्रप का। और दूसरे क्षेत्रप थे पश्चिमी क्षेत्रप, वेस्टर्न क्षेत्रप, जो नासिक और उज्जैन वाली टेरिटरी में रूल करते थे, ठीक है, नासिक और उज्जैन वाली टेरिटरी में रूल करते थे। तो ये दो ब्रांच हमको दिखी कि एक ब्रांच यहाँ पे आके सेटल होती थी, दूसरी ब्रांच यहाँ पे आके सेटल होती थी।
यही दो ब्रांच में दो अलग अलग क्लैंस हमको दिखते हैं ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई पहला क्लैन इसी में है दूसरा क्लैन इसी में है, ये दोनों क्लैंस आपको मिक्स एंड मैच दिखते हैं ये दोनों ब्रांचेस में, पर स्पेसिफिकली वेस्टर्न ब्रांचेस में ज्यादा दिखते हैं। तो कौन से दो क्लैंस थे, तो दो क्लैन कुड़ જેને કહેવાય છે, તો દો ક્લેન્સ थे, પહેલું હતું કાદરમક કુળ અને બીજું હતું ક્ષહરાત કુળ। પહેલું હતું કાદરમક કુળ અને બીજું હતું ક્ષહરાત કુળ, છે। બંને કુળ ક્ષत्रप एरा एरा सॉरी ક્ષत्रप एरा को बिलोंग करते हैं ऐसा, ठीक है। આ બંને કુળમાંથી સૌથી વધારે ડોમિનન્સ સૌથી વધારે તમને ઓવર પાવર જોવા મળે છે કાદરમક કુળનો ગુજરાત છે। કાદરમક કુળનો ગુજરાતમાં સૌથી વધારે તમને ડોમિનન્સ જોવા મળે છે, સૌથી વધારે કિંગ્સ કે સૌથી વધારે રાજાઓ કાદરમક કુળના થઈ ગયા છે ગુજરાત, એવું છે, ઠીક છે। ક્ષહરાત કુળના એક કે બે જ રાજાઓ ગુજરાતમાં છે અને ક્ષહરાત કુળનું કેપિટલ તમારું હતું ભરૂચ। તો ક્ષહરાત કુળના कैपिटल કે ક્ષહરાત કુળને જ્યારે ગૌતમીપુત્ર સતકર્णी ओवर पावर કરી દીધું, तो उसके बाद गुजरात में उसकी कोई कहानी देखने नहीं मिलती। गुजरात में जो भी कहानी देखने को मिलती है वो कादरमक कुड़ की देखने को मिलती है। कादरमक कुड़ का कैपिटल था गुजरात सॉरी उज्जैन में, उज्जैन पड़ता है अभी के एमपी में ऐसा, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा बहुत स्टोरी मतलब समझ आ रहा है, फैक्ट्स ही है और थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में याद रखोगे तो रह जाएगा। जैसे क्या किया हम लोगों ने, किया ऐसा कि ये जो चारों पांचों इन्वेडर आए वो फॉरेन इन्वेडर्स के सूबा को ही क्षत्रप बोला जाता है। ये क्षत्रप के दो ब्रांच हमको दिखते हैं, एक ब्रांच जो उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला और मथुरा में बिलोंग करती है और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक और उज्जैन में बिलोंग करता है ऐसा, ठीक है। ये पश्चिमी क्षत्रप के दो स्पेसिफिक क्लैंस हुआ करते थे, पहला कादरमक कुड़ या फिर कादरमक क्लैन और दूसरा क्षहरात क्लैन, ठीक है, दूसरा क्षहरात क्लैन। ये उतना ज्यादा रूल नहीं किया गुजरात में दूसरा वाला, पर पहले वाले कादरमक रूल ने गुजरात में डोमिनेंस किया। इनफ नंबर ऑफ किंग्स उसके गुजरात में देखे गए हैं, ठीक है। चलिए तो अब स्टोरी यहां से बढ़ाते हैं कि क्षत्रप કુળ દરમિયાન ગુજરાતમાં કયા કયા રાજાઓ થઈ ગયા અને એમને ગુજરાતની હિસ્ટ્રીમાં શું યોગદાન આપ્યું, ठीक है। चलिए तो इतने राजा हो गए हमारे क्षत्रप एरा में, स्टार्टिंग फ्रॉम द रुद्रदमन फर्स्ट, रुद्र सिंह फर्स्ट, रुद्रसेन फर्स्ट, आफ्टर दैट हाँ ये तीन, और उसके अलावा रुद्रसेन थर्ड और रुद्र सिंह थर्ड। इन सबके टाइम पीरियड में हमको गुजरात में कुछ छोटी बड़ी इवेंट्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्या छोटी बड़ी इवेंट देखने को मिलती है देख लेते हैं। तो सबसे पहले राजा थे ये, कौन थे, ये रुद्रदमन फर्स्ट, जो आगे पहले बार बार जो रुद्रदमन बोल रहा था ना मैं, ये रुद्रदमन को महाक्षत्रप रुद्रदमन भी बोला गया है। इन्होंने ही अपने आप को महाक्षत्रप रुद्रदमन बोले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्ट्री में बाइफर्केशन ये है कि जहां जहां भी महाक्षत्रप वर्ड आए उसका मतलब वो बड़ी टेरिटरी का राजा होगा, और जहां भी सिर्फ क्षत्रप वर्ड आए मतलब वो उसका भी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर उसके भी अंडर में सूबा होगा ऐसा है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखिएगा कि जब भी महाक्षत्रप किसी के आगे लिखा है दैट मीन्स वो बड़ी टेरिटरी का राजा या फिर रूलर है, और उसी के अंडर में क्षत्रप हो सकता है सूबा, काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसे ही एक महाक्षत्रप का नाम हमको पता है जो वल्लभी रीजन पूरा रूल करते थे, दैट इज महाक्षत्रप रुद्रदमन। रुद्रदमन ने काफी प्रोमिनेंट रूल किया गुजरात और उसके आजू बाजू के एरिया में। कब से कब तक तो 130 से लेके 150 एडी, बात हो रही है एडी की, एना डोमिनी ईस्वी सन। तो 130 से लेकर 150 एडी में रूल किया। इनके रूल के दौरान बहुत अलग अलग जगह के नाम हमको मिलते हैं कि भाई सिंध भले गुजरात में नहीं पड़ता है, कोंकण, नर्मदा गुजरात में पड़ता है, धारी, माड़वा गुजरात से थोड़ा बहुत ये ओवरलैप करता है, मालवा या फिर माड़वा वाला रीजन, ठीक है। तो मालवा यहाँ पे रूल किया इन्होंने, काठियावाड़ गुजरात में रूल किया, ठीक है। तो ये गुजरात के दो एरिया काठियावाड़ और नर्मदा, ऑब्वियसली पूरा काठियावाड़ सौराष्ट्र पेनिनसुला आ गया आपका, काठियावाड़ पेनिनसुला, और ये नर्मदा मतलब आपका साउथ गुजरात वाला जोन आ गया पूरा। तो गुजरात के काफी सिग्निफिकेंट जगहों पे इन्होंने रूल किया है ऐसा, ठीक है। हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट इनका कैपिटल जो था वो उज्जैन मध्य प्रदेश में ही था, अभी के टाइम का मध्य प्रदेश। ये जब रूल कर रहे थे तब इनके रूल के बारे में हमको पता कैसे चला, तो भाई इन्होंने भी ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, इन्होंने भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। तो जस्ट मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि जब हम लोग अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ रहे थे तो अशोक का जो शिलालेख यहाँ पे है तो अशोक के ही नॉर्थ में रुद्र स्कंदगुप्त का है और अशोक के ही वेस्ट में रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ में भी हमको मिले हुए हैं, किनके द्वारा लिखे गए हैं, रुद्रदमन के बारे में द्वारा लिखे गए हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना कि ये इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं प्योर संस्कृत में, ठीक है, प्योर संस्कृत में लिखे गए हैं। डिफरेंस अब से एमसीक्यू को लेकर यहाँ से आपको निकालने पड़ेंगे कि जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे वो आपको
पाली लैंग्वेज में मिल रहे थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिल रहे थे। और ये भाई जो इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन के वो आपको प्योर संस्कृत में मिल रहा है ऐसा, ठीक है, प्योर संस्कृत में आपको मिल रहे हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, उसके अलावा क्या काम किया था उन्होंने, उसके अलावा काम ये किया था कि भाई सुदर्शन लेक को इन्होंने रिनोवेट करवाया था। किनके थ्रू, इनका एक सुविशाख करके इनका एक सूबा हुआ करता था, ठीक है, इनका ही एक गिरनार में सुविशाख करके सूबा हुआ करता था। वो सुविशाख और रुद्र दमन ने मिलके ये सुदर्शन लेक को बिना कोई टैक्स वगैरह कलेक्ट किए खुद के पैसों से ही इन्होंने रिनोवेट करवाया। ऐसा नहीं जनता को बोला कि भाई चलो ये लेक को रिनोवेट करवाना है, थोड़ा चंदा या फिर पैसा जो भी आप अपने हिसाब से देना वो दे दो, नहीं भाई, पूरा खुद के पैसों से इन्होंने सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था, ठीक है। तो ये रुद्र दमन काफी सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज इनके टाइम पे मिलती है हमको गुजरात और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है। तो ये महाक्षत्र रुद्र दमन काठियावाड़ और नर्मदा में रूल किए थे। शिलालेख हमको मिलता है इंस्क्रिप्शंस कहाँ से, वहीं जूनागढ़ से ही मिलते हैं, ऊपरकोट से ही। अशोकन इंस्क्रिप्शन के जस्ट बाजू में इनके इंस्क्रिप्शन पड़े हुए हैं, पर डिफरेंस ये है कि इनके इंस्क्रिप्शन प्योर संस्कृत में है, दो अशोक के अपने को पाली में मिले हुए हैं, पाली लैंग्वेज में मिले हुए हैं, ठीक है। दूसरा, इनके टाइम पे सुबह हुआ करते थे, सुविशाख करके नाम था। ये सुविशाख और रुद्र दमन ने मिलके बिना पब्लिक से टैक्स कलेक्ट किए उन्होंने पूरा सुदर्शन लेक का क्या बोलते हैं रिनोवेशन या फिर रिपेयरिंग करवाया था। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना। रुद्र दमन के बाद बाकी दो किंग, बहुत छोटा सा कॉन्टेक्स्ट मिलता है गुजरात में, रुद्र सिंह फर्स्ट और रुद्र सेन फर्स्ट। रुद्र सिंह फर्स्ट ऐसा था कि गुजरात में उनका सिग्निफिकेंट एरिया में उनका रूल तो नहीं दिख रहा है, पर गुजरात में इनके टाइम पीरियड के कॉइन्स मिल रहे हैं जिसमें यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है कि हाँ भाई रुद्र सिंह फर्स्ट। हाँ, और इनके टाइम के जो कॉइन्स है ना, तब ये कॉइन्स में इन्होंने 2-3 डिटेल्स एक्स्ट्रा ऐड करवाना चालू किया कि पहले तो आप ईयर भी लिखेंगे कॉइन्स में, ठीक है, कौन से टाइम पीरियड में बने हैं वो भी लिखेंगे, और कॉइन्स पे पापा का नाम लिखेंगे ऐसा, ठीक है, फादर्स नेम मेंशन किया जाएगा। अब ठीक है, उन्होंने जो चेंजेस कराने लगे होंगे वो किए होंगे ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके के कॉइन्स हमको एज एविडेंस मिले हुए हैं गुजरात के काफी सारे रीजन से, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र से, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड था रुद्र सिंह फर्स्ट का। हाँ, उतना मेजर कोई एरिया गुजरात का रूल नहीं किया हुआ था, पर हाँ गुजरात में इनके प्रूफ मिले हुए हैं। तो ये है। इनके बाद आए रुद्रसेन फर्स्ट। रुद्रसेन फर्स्ट ने गुजरात में क्या रोल प्ले किया, तो गुजरात में उन्होंने 2-3 चीज करवाई। पहला तो ये कि इटावा करके जगह है जूनागढ़ में, ठीक है, जूनागढ़ में इटावा करके जगह है, वहां पे इन्होंने बुद्ध विहार बनवाए, ठीक है। तो ये था। इन सब विहार चैत्य ये वो के बारे में कल्चर में तो डिटेल में करेंगे, अभी जस्ट बोल के छोड़ रहा हूँ कि इन्होंने ये बनाया, कि सुदर्शन लेक बनाया या फिर ये बनाया या फिर गुफा बनाई, जो भी है वगैरह, पर इनके बारे में डिटेल में कल्चर में भी चर्चा करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। उसके अलावा जूनागढ़ में इटावा में बुद्ध विहार बनाया। इसके अलावा 2 जगह पे इन्होंने भी इंस्क्रिप्शन बनवाए, ठीक है, 2 जगह पे इन्होंने भी इंस्क्रिप्शन बनवाए। कहाँ पे, पहला बनाया मूलवासर जामनगर में, और दूसरा इंस्क्रिप्शन इन्होंने लिखवाया गढ़ा राजकोट में। ये 2 जगह है, ठीक है, मूलवासर जामनगर में पड़ता है अभी के, और गढ़ा अभी के पड़ता है राजकोट में। तो ये 2 जगह पे रुद्रसेन के इंस्क्रिप्शन मिलता है। हाँ, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी वो इंस्क्रिप्शन वो शिलालेख से मिला ऐसा, ठीक है। इनके बाद आए रुद्रसेन थर्ड और रुद्रसिंह थर्ड। सेकंड वाले के बारे में हमको को कोई नहीं पता, रुद्रसेन सेकंड के बारे में भी कुछ नहीं पता, रुद्रसिंह सेकंड के बारे में भी हमको कुछ नहीं पता, और थर्ड के बारे में वापस से कुछ पता चला। कैसे पता चला, शामड़ाजी करके जगह है गुजरात में, ठीक है, सेम बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे अभी के टाइम पे लोकेटेड है, अभी के कौन से जिले में लोकेटेड है। तो शामड़ाजी करके एक जगह है गुजरात में, शामड़ाजी में देवनी मोरी करके एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे अपने को बुद्ध स्तूप मिले हुए हैं। શામળાજી में દેવની મોરી કરીને એક જગ્યા છે જ્યાં બુદ્ધ સ્તૂપ બનાવવામાં આવેલું છે। એ બુદ્ધ સ્તૂપમાં આપણને સોનાનો એક કળશ જેવું મળે છે, અને એ કળશમાં અસ્થિ વગેરે કંઈક ને કંઈક છે। એ કળશ પર આપણને रुद्रसेन ત્રીજાનું નામ જોવા મળે છે, ठीक है, ठीक है। तो ये वहां पे स्तूप में अपने को एक गोल्डन पॉट मिला हुआ है जो रैलिक से भरा हुआ है, रैलिक दैट इज रिमेन्स, फॉसिल्स, अवशेष। वो पॉट पे इनका नाम लिखा हुआ है रुद्रसेन थर्ड का, ऐसा है। तो वहां से थोड़ा बहुत रुद्रसेन थर्ड के बारे में गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में जानकारी मिलती है। क्यों, क्योंकि भाई देवनी मोरी स्तूप में ही है, देवनी मोरी स्तूप शामड़ाजी में ही है, और शामड़ाजी गुजरात में ही पड़ता है। और इसके अलावा सबसे लास्ट रूलर क्षत्रप डायनेस्टी का रुद्रसिंह थर्ड, गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में इनका ऐसा कोई लेना देना नहीं है, बट मेंशन जस्ट इसलिए किया है कि ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ क्षत्रप डायनेस्टी, ऐसा है, ठीक है। तो ये क्षत्रप डायनेस्टी का काफी प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट कामकाज गुजरात में देखने को मिला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रुद्र दमन
अलग अलग चीज़ें, शिलालेख करवाया, लेख को वो करवाया वगैरह वगैरह, ठीक है। रुद्र सिंह ने भी कुछ ना कुछ कॉइन्स वगैरह मिले हुए हैं। रुद्र सेन ने भी शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शंस और वो विहार बनवाया, ठीक है। और इन्होंने भी कुछ ना कुछ रुद्र सेन के बारे में पता चलता है। तो शक क्षत्रप कांड में इतने राजाओं को लेकर गुजरात कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मिला जुला के इन सब ने, ये अलग अलग यहाँ पर मोस्टली रिपीटेटिव हुई है, हाँ, मिला जुला के इन सब ने ये सारे इंस्क्रिप्शंस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखवाया हुआ है, जैसे कि, ठीक है, इनके इंस्क्रिप्शन में जब से सबसे प्रोमिनेंट इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, कहाँ से मिलता है, वही जूनागढ़ से ही आपको इनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। अशोक के इंस्क्रिप्शन के साथ ही इनके भी है। तो ये इंस्क्रिप्शन है। अशोक ने क्या क्या लिखा था इंस्क्रिप्शन में, वो तो हम लोगों ने देखा कि वो 14 आर्टिकल्स लिखे हुए थे, जो अच्छे इंसान के बनने की बारे में बात करते कि ये ना करना, वो ना करना, ऐसा करके, ठीक है। इनके इंस्क्रिप्शन में क्या मिला हमको, तो रुद्र दमन के इंस्क्रिप्शन में हमको ये अलग अलग विद्या, मोस्टली एजुकेशन के बारे में ज्यादा जानने को मिलता है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ ज्यादा जानने को मिलता है कि अलग अलग स्टेजेस में तोड़ के रखा था इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को, तो इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस शब्द विद्या, अर्थ विद्या मतलब पैसों के बारे में विद्या, इकोनॉमिक्स, अर्थ विद्या, न्याय विद्या, लॉ को लेकर के भाई क्या कही, क्या सही क्या गलत, उसके बारे में मिलता है। युद्ध विद्या, ठीक है, वॉरफेयर की टेक्निक्स, इसके बारे में जानकारी मिलती है। गंधर्व विद्या, ठीक है। तो ये सब एजुकेशन के अलग अलग डोमेन के बारे में हमको जानकारी मिलती है, किन से, रुद्र दमन के इंस्क्रिप्शन से। तो हाँ, ऐसी वाली चीजें एमसीक्यू के लिए काम की होती है कि एमसीक्यू में वन ऑफ द स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया कि भाई अशोकन इंस्क्रिप्शन से लाइफ कैसे जीनी कैसे नहीं जीनी उसके बारे में पता चलता है, और दूसरा स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया कि रुद्र दमन के इंस्क्रिप्शन से हमको एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। तो हाँ भाई, ये सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें याद रखा करो एमसीक्यू के लिए। तो इनके इंस्क्रिप्शन से ये मिला, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि रुद्र सिंह जो थे, ये रहे, रुद्र सिंह के टाइम पे भी दो चार जगह से हमको इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे रुद्र सिंह के टाइम पीरियड पे, ये रुद्र सिंह फर्स्ट वाले, ठीक है। रुद्र सिंह के टाइम पीरियड पे हमको गुंदा करके जगह है, कहाँ पे, द्वारिका में है अभी के। मेवासा करके जगह है सौराष्ट्र में, वांड करके जगह है मोरबी में, और औंधो करके जगह है, ठीक है, औंधो करके जगह है कच्छ में। तो ये चार जगहों पे रुद्र सिंह फर्स्ट ने भी इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हुए थे, कार्विंग किया हुआ था, ठीक है। वहां से हमको जानने मिलता है चास्टन के बारे में। चास्टन क्या बोलते हैं, ये शक क्षत्रप के सबसे फर्स्ट रूलर हुआ करते थे, रुद्र दमन से भी पहले, ठीक है। ये रुद्र दमन से भी पहले चास्टन करके हुआ करते थे फर्स्ट, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। और रुद्र दमन इटसेल्फ, उनके टाइम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे रुद्र सिंह ने, ठीक है। उसके अलावा दो इंस्क्रिप्शन और ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े, किन के, रुद्र सेन के, मूलावसर, मूलवासर और गढ़ा में, राजकोट और जामनगर में, ठीक है। उसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन या फिर केव इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है हमको, गुफा में लिखा गया, गुफा लेख जिसको बोलते हैं, सॉरी, कहाँ से मिला हुआ है, कन्हेरी। कन्हेरी आपका पड़ता है गिर सोमनाथ में, ठीक है। कन्हेरी पड़ता है गिर सोमनाथ में, जहां पे रुद्र दमन की बेटी के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। रुद्र दमन की जो डॉटर है, जो कादरमुख कुल से बिलोंग करती है, ऐसा हमको कुछ जानकारी मिलता है। कहाँ से, कन्हेरी के केव इंस्क्रिप्शन से। कन्हेरी पड़ता है आज के डेट के गिर सोमनाथ जगह पे, ऐसा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग इंस्क्रिप्शंस बहुत ही वैरायटी ऑफ डिटेल्स के साथ लिखे गए हैं, सब क्षत्रप एरा में, सारे काम के हैं। कोई भी कॉन्टेक्स्ट से पूछ सकते हैं कि भाई रुद्र दमन में क्या इन्फॉर्मेशन है, रुद्र सिंह वाले में क्या इन्फॉर्मेशन है, कन्हेरी वाले में क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके अलावा जो आगे रुद्र सेन के टाइम पे कहाँ पे बने हुए हैं, तो या तो लोकेशन या तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये दो चीज ध्यान में रखना कि इन सब के टाइम पे शक और क्षत्रप, शक क्षत्रप साथ में ही बोलता है, शक क्षत्रप काળમાં આપણને ઘણા બધા સિક્કાઓ મળ્યા છે। તે સમયના ચાંદીના સિક્કાઓને કરશાપણ કરીને કહીએ છીએ, આપણે બોલાવીએ છીએ, અને તે સમયના સોનાના સિક્કાઓને સોતેલા કરીને બોલાવવામાં આવે છે, ठीक है। तो सौतेला और करशापण ये क्या है, अगर ऐसा डायरेक्टली एमसीक्यू में आ जाए तो ध्यान में रखना, ये दोनों कॉइन्स है शक क्षत्रप एरा के। सिल्वर कॉइन्स जिनको करशापण बोला जाता है, और गोल्ड कॉइन्स जिनको सौतेला बोला जाता है, ठीक है। ये पूरा शक क्षत्रप एरा आपका यहाँ पे इस तरीके से खत्म होता है, ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो ब्रीफ में ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोगों ने क्या किया, चालू किया था हम लोगों ने कि भाई वैदिक और लेटर वैदिक एरा के बाद हम लोगों ने महाजनपद का टाइम पीरियड किया, ठीक है। महाजनपद के टाइम पीरियड में 16 महाजनपद में इंडिया बटा हुआ था। ये 16 महाजनपद
सॉरी ये 16 महाजन पद में से इवेंचुअली मगध ने ओवर पावर किया, ठीक है, मगध ने ओवर पावर किया। मगध में अलग अलग डायनेस्टीज थी, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी तक गुजरात में कोई भी कामकाज नहीं देखने को मिला, पर मौर्यन डायनेस्टी से गुजरात में हमको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अलग अलग चीजें देखने को मिली। उसके बाद बिंदुसार पे कुछ नहीं मिला, अशोक पे कुछ मिला, कुणाल पे कुछ नहीं मिला, संप्रदय पे कुछ मिला। तो ये मौर्यन डायनेस्टी का गुजरात में काफी कॉन्टेक्स्ट हमको मिला। पैरेलल टू द मौर्यन डायनेस्टी गुजरात इंडिया में 326 बीसीई से फॉरेन इन्वेजन चालू हो चुके थे। ये फॉरेन इन्वेजन का हम लोगों ने एक ब्रीफ लिया कि भाई कहाँ से कौन किस तरीके से आए हुए थे। ये सब आए हुए थे, उनमें से गुजरात में किस किस ने रूल किया ये हम लोगों ने देखा। और इन सब डायनेस्टीज में से शक क्षत्रप डायनेस्टी या फिर वो ग्रुप ने इंडिया गुजरात में नहीं तो 400 साल तक अपना डेरा जमा के रखा। और जिसके अलग अलग किंग हम लोगों ने किए कि भाई रुद्र दमन वन करके था, रुद्र सिंह, रुद्रसेन वगैरह वगैरह वगैरह। और ये शक क्षत्रप काल के આ ક્ષત્રપ કાળના જે પણ શિલાલેખ છે એ તમારે સ્પેસિફિકલી યાદ રાખવા પડશે, કારણ કે ઘણા બધા શિલાલેખ છે અને ઘણા બધા શિલાલેખમાં अलग अलग વસ્તુઓ મેન્શન કરવામાં આવી છે। કોઈકમાં રાજાઓ વિશે લખ્યું છે, કોઈકમાં એજ્યુકેશન સિસ્ટમ વિશે લખ્યું છે, કોઈકમાં रुद्रदमन की छोकरी बेटी विषय लख्યું છે। तो अलग अलग वस्तु, तो हिस्ट्री की टाइमलाइन में अभी तक हम लोग यहाँ पे तक आए हुए हैं, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट करूंगा कि किस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी चालू होती है यहाँ से। अभी तो डायरेक्ट मैं बोल दूंगा कि गुप्ता एरा पढ़ना है, पर कैसे वो कनेक्ट हुआ, ठीक है, वो कनेक्शन करके नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग गुप्ता डायनेस्टी पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। क्लियर बच्चों? चलिए, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैं अभी तक के सारे लेक्चर का ये पीडीएफ डाल दूंगा ऐसा, ठीक है। कुछ भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर करिएगा और प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा लेक्चर, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गुजरात हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे गुप्ता डायनेस्टीज का गुजरात हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।